अभी मैं आप लोगों को म्यूट पे डाल रही हूँ। आई होप सबने प्रिंट आउट निकाला होगा, बिकॉज वो कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बट उसके पहले एक छोटा सा इंट्रो मैं आप सबको दे दूं। आज बहुत सारे लोगों के लिए नया टॉपिक होगा। एंड ओके अवस्थी जी, बहुत सारे लोगों के लिए नया टॉपिक होगा फंक्शनल मेडिसिन का। बट जब हम डीडीएचएन कर रहे थे तब ये टॉपिक मैंने आपको बोला था कि इसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन मैं लूंगी। बिकॉज इंट्रोडक्टरी सेशन क्यों? क्योंकि मुझे 2 साल लग गए फंक्शनल मेडिसिन के बारे में पढ़ने में। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये, आप ये समझ लो एक समंदर है, बहुत डिटेल में है फंक्शनल मेडिसिन। इतना डिटेल में जितना शायद मैंने अपने मेडिकल स्कूल में भी उतना नहीं पढ़ा था जितना फंक्शनल मेडिसिन में, क्योंकि ये भी इमर्जिंग फील्ड है, नया फील्ड है। एंड मैक्सिमम एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं वो अभी फंक्शनल मेडिसिन में जा रहे हैं। तो फंक्शनल मेडिसिन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट देखेंगे। बिकॉज आज एक सेशन अटेंड करके आप फंक्शनल मेडिसिन नहीं सीख पाओगे। ऑनेस्टली बताऊं, फंक्शनल मेडिसिन खुद में एक बहुत बड़ा है, बट आज को आपको मैं एक इंट्रोडक्टरी क्लास दे रही हूँ। अगर आपको फंक्शनल मेडिसिन में जाना है तो वो आपका चॉइस है, बट फंक्शनल मेडिसिन उनके लिए अच्छा है जो प्रॉपर एक मेडिकल फील्ड से हैं, जिन्होंने मेडिकल में एक्चुअली एक डिग्री ली है, मेडिकल फील्ड में बहुत ही डीपली जा रहे हैं, या ऐसे लोग जो एक्चुअली डीपली सीखना चाहते हैं, जहाँ पे उनको एक एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा पाथवे काम कर रहा है, कौन सा पाथवे नहीं काम कर रहा है, उस पे वर्क होता है। तो फंक्शनल मेडिसिन बहुत डीप में है। बट जैसा सबने एक्चुअली, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, सुजाता जी भी बहुत ज्यादा क्यूरियस थी कि मैम फंक्शनल मेडिसिन का आपने बोला था अभी तक लिया नहीं। इसके नहीं लेने के पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत डीप है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीज बहुत सारे लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी। बट जब आप लोगों ने बोला तो मुझे लगा ठीक है, जब अगर मैंने बोला है तो जो इंट्रोडक्टरी क्लास है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। बेसिक क्या है फंक्शनल मेडिसिन वो आज हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में, उतना डिटेल में मैं एक क्लास में तो नहीं जा सकती, मुझे 2 साल लगे जो पढ़ने में, वो मैं आपको एक क्लास में तो नहीं सिखा सकती हूँ। दूसरी चीज, इसलिए मैं आप लोगों के डीडीएचएन, क्योंकि डीडीएचएन का पार्ट नहीं है, फंक्शनल मेडिसिन अलग है, डीडीएचएन अलग है। तो डीडीएचएन में जितना मैं डीप जा सकती थी, मैंने सब लोगों ने बोला कि मैम जैसे एक और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे एक स्टूडेंट है, मैम आपने ये बोला था आपने वो नहीं लिया। लेकिन जो लिया एक्स्ट्रा उसके ऊपर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने बस एनाटॉमी फिजियोलॉजी बोला था, बट मैंने पैथो के 4 से 5 क्लासेस एक्स्ट्रा लिए, वो किसी को नहीं दिखा। और जो एक फंक्शनल मेडिसिन मैंने अभी रोक के रखा था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये अभी आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, और वो जो जरूरी था वो चीज मैंने ली। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मैंने आपको बोला है फंक्शनल मेडिसिन तो मैं इसके ऊपर एक क्लास ले लेती हूँ। तो क्या चीज मैं आपको फंक्शनल मेडिसिन में बताने वाली थी वो आज मैं यहाँ पे देखने वाली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के मन में भी कुछ वो रहे कि मैंने बोला था और वो मैंने नहीं सिखाया। मैंने हमेशा एक्स्ट्रा देने की कोशिश की है, इसलिए आज फंक्शनल मेडिसिन के ऊपर मैं आपको एक क्लास ले रही हूँ। एक बेसिक ही बता पाऊंगी फंक्शनल मेडिसिन क्या है, और इसका एक टूल मैं आपको आज सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ सीख के आप जाओ तो एक टूल है जो अगर आप सीख लेते हो तो आप अपने पेशेंट्स में वो टूल बना सकते हो, जिसका ऑलरेडी मैंने आपको प्रिंट आउट निकालने को बोला है। अब फंक्शनल मेडिसिन के बारे में कुछ बेसिक्स बता देती हूँ। एक होता है कन्वेंशनल मेडिसिन। कन्वेंशनल मेडिसिन का मतलब जो एलोपैथी वाले लोग करते हैं, दैट इज द कन्वेंशनल मेडिसिन, जिसमें उसके भी मैं कुछ केसेस नहीं सुजाता जी, आपकी बात नहीं कर रही हो डियर। कुछ हैं अभी, कुछ लोग होते हैं हर प्रोग्राम में, कुछ लोग नाराज होके जाते हैं मुझसे, अब पता नहीं क्यों होके जाते हैं, शायद कुछ कमी रख कर देती हूँ मैं। बट कुछ लोग नाराज होके जाते हैं, कुछ लोग पीछे बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आदत हो गई है मुझे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने साइड से देने की कोशिश करती हूँ हमेशा, इसलिए आज भी जितना इसमें बोला था उससे ज्यादा मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है, कुछ कुछ चीजें, तो बस आप एक टूल समझ जाइए, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो फंक्शनल मेडिसिन को सीखना है तो आपको इसमें मोस्टली कौन जाते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा जाते हैं। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? फंक्शनल मेडिसिन स्टार्ट हुआ था यूएस से, जो यूएस डिपार्टमेंट है उसने फंक्शनल मेडिसिन स्टार्ट किया था। फंक्शनल मेडिसिन का मतलब क्या होता है? आज आपको पता है एमबीबीएस डॉक्टर्स जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो एलोपैथी की मेडिसिन हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, और ये बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर मैं कोई बीपी की मेडिसिन बहुत सालों तक ले रहा हूँ, अल्टीमेटली वो मेरी किडनी को अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो कहीं ना कहीं लोग आज एलोपैथी से थोड़ा सा डर रहे हैं, उसकी मेडिसिन लेने से डर रहे हैं। इसके बदले लोग दूसरी जो चीज लेना चाह रहे हैं वो है सप्लीमेंट्स। अगर उसके बदले कोई सप्लीमेंट
जैसे हम फंक्शनल मेडिसिन में, जैसे आप मेडिसिन की बात करते हो, डायबिटीज में मेटफॉर्मिन यूज करते हैं, वैसे फंक्शनल मेडिसिन में हम बर्बरिन करके एक सप्लीमेंट आता है, जो ये काम कर रहा है ना मेडिसिन, वही ये सप्लीमेंट भी काम कर रहा है। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और वो आपको बेनिफिट देता है। बट ये एमबीबीएस डॉक्टर्स क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स की जो मेडिसिन होती हैं, इसका एक बहुत बड़ा फार्मा इंडस्ट्री है। हर एक चीज पैसे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। नेचुरोपैथी आज क्यों नहीं ज्यादा फेमस हो पाती है? क्योंकि आप जब किसी को नेचुरोपैथी का डाइट प्लान बना रहे हो, बता रहे हो, तो वो अपने घर में फ्रूट्स खा रहा है, वेजिटेबल्स खा रहा है, जिससे कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है। आपकी डेयरी इंडस्ट्री क्यों बूम कर रही है? क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री से आपकी मीट की इंडस्ट्री, बीफ की इंडस्ट्री, बहुत करोड़ों का टर्नओवर जुड़ा हुआ है, इसलिए डेयरी इंडस्ट्री को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके एड्स आ रहे हैं। लेकिन फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, इसका कोई एड नहीं आ रहा, क्योंकि इससे कोई इंडस्ट्री नहीं जुड़ी हुई है। तो इसके हम मेडिसिन अगर हम अवॉइड कर रहे हैं, अगर एमबीबीएस डॉक्टर्स क्यों फंक्शनल मेडिसिन में आ रहे हैं? क्योंकि जो सप्लीमेंट्स इसके साथ अटैच होते हैं, ये भी मैं बोलूंगी कि कुछ कंडीशन में सप्लीमेंट्स आपको हेल्प भी करते हैं। हमने देखा है कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे बॉडी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी में है, वहां पे कुछ सप्लीमेंट्स कुछ दिनों के लिए दो, तो पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी भी होती है। लेकिन क्या होता है, ये सप्लीमेंट्स, अगर आप मेटफॉर्मिन टैबलेट की बात कर रहे हो, तो उसका अगर 100-200 रुपए अगर उसके कॉस्ट है, तो एक बॉबरिन की जो कॉस्ट होती है वो 500 रुपीज की आएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका टर्नओवर भी ज्यादा हो रहा है, लोग सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, तो उससे पैसा भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां पे मेडिसिन था, उसको सब्स्टिट्यूट करके वहां पे सप्लीमेंट्स को लेकर आया है। तो कन्वेंशनल मेडिसिन में ट्रीटमेंट क्या है? वहां पे डिजीज ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है कि आपको डायबिटीज है, ये लो डायबिटीज की दवा, और आपके सिम्टम्स को करते हैं, काम करते हैं। वहां पे डॉक्टर सेंट्रिक होता है, मतलब एक डॉक्टर जो है वो बस आपके सिम्टम्स को देख रहा है, वो पेशेंट ठीक हो रहा है, उसके कौन से ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको नहीं उतना ध्यान दिया जाता है। उसका ऑपोजिट आपका फंक्शनल मेडिसिन होता है। वहां पे आपका एक डिजीज को, किडनी का कोई पेशेंट है तो वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, एक डायबिटीज का पेशेंट है तो वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएगा। मतलब वहां पे एक कंडीशन के लिए बॉडी के, सोचो ना, बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए मार्केट में आपका एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बैठा हुआ है। लेकिन हम फंक्शनल मेडिसिन में बात करते हैं कि आपकी बॉडी को एज अ होलिस्टिक, जो हमारे आयुर्वेद, जो हमारे नेचुरोपैथ का बेस है ना, वही फंक्शनल मेडिसिन में यूज किया जाता है। बट फंक्शनल मेडिसिन में थोड़ा और साइंटिफिक और थोड़ा और डीप में जाकर बात किया जाता है, एक दो टॉपिक में आज आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको जब डायबिटीज हो जाता है, इसमें मैं आपको एक रेंज भी बताऊंगी। जितने भी मार्केट में आप ब्लड रिपोर्ट देखते हैं ना, कन्वेंशनल मेडिसिन एक ऐसा ब्लड रिपोर्ट का रेंज सेलेक्ट करता है जिसमें, अब सपोज करो अगर किसी का डायबिटीज 6.5 के ऊपर आया है, तो हम उसको डायबिटिक बोल देते हैं कि हाँ, यू आर अ डायबिटिक पर्सन राइट नाउ। तो इसमें नॉर्मली आपकी डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है। फंक्शनल मेडिसिन में आपके डिजीज होने से पहले आपको क्या बीमारी हो सकती है, आप वो भी यहाँ पे पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली ब्लड रिपोर्ट्स का ज्यादा काम है, और इसीलिए फंक्शनल मेडिसिन के बहुत सारे जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी बहुत कॉस्टली आते हैं। तो ये सारा जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, वो यूएस से ट्रेंड स्टार्ट हुआ। हमने फंक्शनल मेडिसिन में ऐसे 1 साल पहले जो मैंने बहुत सारे ब्लड टेस्ट पढ़े थे, जब मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी, तब वो इंडिया में होते भी नहीं थे। अभी 1-1.5 सालों में बहुत सारे ब्लड टेस्ट अभी इंडिया में होना स्टार्ट हुए हैं। और जो जो हमने ब्लड टेस्ट पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे ब्लड टेस्ट है जो शायद 2 साल 3 साल के बाद इंडिया में होना स्टार्ट होंगे। एक हम गट जीआई मैपिंग का एक ब्लड टेस्ट नहीं, वो एक्चुअली स्टूल टेस्ट होता है। आपके स्टूल को यहाँ से फ्लाइट से यूएस भेजा जाता है, और यूएस में उसका जीआई मैपिंग किया जाता है कि आपके स्टूल में कौन कौन से हेल्दी बैक्टीरियाज है, किसकी कमी है, कौन से बैक्टीरियाज को आपके इंकलकेट किया जाएगा, डाला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट इंडिया में नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को भी फंक्शनल मेडिसिन के बारे में नहीं पता है। बट एज अ बिगिनर आपको मैं फंक्शनल मेडिसिन की आज एक बेसिक क्लास, उसमें फंक्शनल मेडिसिन में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। मुझे फंक्शनल मेडिसिन क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड लगा? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज के डीप में जाकर, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, जब मैं कन्वेंशनल मेडिसिन की अगर बात करूं, जो हमने अपने पढ़ाई में सीखा है, वहां पे हमने सिंपल यही सीखते थे कि डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज कैसे हुआ, जब आपके पैनक्रियाज के सेल्स ने काम करना बंद कर दिया। फिर जब मैंने नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, फिर नेचुरोपैथी में हमने क्या सीखा कि हमारी बॉडी में जब टॉक्सिन्स जमने लगते हैं तो वो ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन आता था कि कैसे होता है, मुझे सेलुलर लेवल पे जाकर जानना था कि कैसे होता है। अगर डायबिटीज किसी को हुआ है तो क्यों क्यों डायबिटीज हुआ है, उसके पीछे का क्या रीजन है, एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों इंसान को बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जा रही है। जब आप फंक्शनल मेडिसिन को डिटेल में जाकर पढ़ोगे
ना, तब आपको पता चलेगा कि हमने 95 की ट्रेनिंग में बहुत बड़ा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पढ़ा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, बट होता कैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? जब आपकी बॉडी आपकी ग्लूकोज को लेती है तो एक रिएक्शन होता है ग्लूकोज का, उस रिएक्शन के दौरान आपके आरओएस बनते हैं जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब आपका बढ़ता है तो आपके इंसुलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे बहुत सारी साइंटिफिक चीजें मुझे इंटरेस्ट था जानने के लिए, इसीलिए मैं आप लास्ट 2 सालों से फंक्शनल मेडिसिन में आई, और बहुत सारी चीजें भी फंक्शनल मेडिसिन में करने को बाकी है और बहुत सारी चीजें अभी मैं सीख रही हूँ। लेकिन फंक्शनल मेडिसिन के बारे में अगर बोलूं, अगर आप 10 साल के बाद भी बोलोगे ना, ऑनेस्टली बताऊं, 10 साल के बाद भी आप यही बोलोगे कि मैं सीख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पाथवेज हमारी बॉडी में है। उतना पाथवेज अगर आप सीखने जाओगे तो शायद आपको 10-15 साल लग जाएंगे। इसलिए फंक्शनल मेडिसिन में जो मेरे गुरु है वो लास्ट 25 सालों से फंक्शनल मेडिसिन में, वो यूएस से 25 सालों से फंक्शनल मेडिसिन सीख रहे हैं। तो सोचो, फंक्शनल मेडिसिन खुद में एक बहुत बड़ा चीज है। तो अगर आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है एक एक सेल के अंदर जाके कि क्या हो रहा है एज ए नॉलेज पर्पस, तो आप इसमें घुस सकते हो। लेकिन अगर आपको है कि नहीं मुझे बस सिंपल पेशेंट को ट्रीट करना है, तो अभी तक आपने जितना सीखा है उतना भी आप अगर करते हो तो उससे भी आपको रिजल्ट आते हैं। बट फंक्शनल मेडिसिन में आप रूट कॉज पे पहुंचते हो कि अगर इसको ये बीमारी है, क्योंकि हमने खुद ये चीज देखी है। कभी कभी हम ना पेशेंट को सारे डाइट पे रखते हैं बट हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम आती है। तब जब आप उसके बहुत सारे टेस्ट करवाते हो तब पता चलता है कि अच्छा इसके जीन में म्यूटेशन है जिसकी वजह से इसकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। हम आगे बात करते हैं उस पर। चलो स्टार्ट करते हैं, फंक्शनल मेडिसिन क्यों आजकल की नेसेसिटी बन चुकी है। फंक्शनल मेडिसिन होता क्या है उसका मैं मॉडल के बारे में बात करूंगी, और उसके दो टूल जो आपको मैंने प्रिंट आउट निकालने को बोला है, टाइमलाइन और मैट्रिक्स, वो कैसे यूज करते हैं और वो कैसे आप पेशेंट्स का बना के एक प्रॉपर अपने पास एक डेटा रख सकते हो। तो बेसिक्स में अगर मैं बात करूं तो हमें इतना पता होना चाहिए अगर फंक्शनल मेडिसिन। तो आज की क्लास कोई कंपलसरी क्लास नहीं है कि आपको रटना है, क्योंकि इससे कोई ना तो एग्जाम आएगा ना कुछ आएगा। ये आपकी नॉलेज के लिए ये क्लास मैंने आज रखी है। अगर हम क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो देखो, फंक्शनल मेडिसिन अक्यूट डिजीजेस के लिए नहीं होता है। एक होता है अक्यूट डिजीज और एक होता है क्रॉनिक डिजीज। मतलब अगर मुझे आज लूज मोशंस आ रहे हैं तो ये मेरा अक्यूट प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में लूज मोशंस ठीक हो जाएंगे। अगर मुझे सडन फीवर आ रहा है और कुछ दिनों में वो ठीक हो जा रहा है तो हम उसको अक्यूट कंडीशंस में कह सकते हैं। नेचुरोपैथी से अगर मैं इसको टैली करूं तो नेचुरोपैथी में भी बोला जाता है अक्यूट कंडीशंस जो होती है वो हमारी बॉडी की एक हीलिंग सिस्टम होती है। फीवर, सर्दी, खांसी, लूज मोशन, ये अक्यूट है। लेकिन अगर कोई बीमारी आपको 6 मंथ से ज्यादा रह जाए तो उसको हम क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। डायबिटीज अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया तो वो एक क्रॉनिक कंडीशन में चला गया। हाइपरटेंशन 6 महीने से ज्यादा हो गया तो वो एक क्रॉनिक कंडीशन में चला गया। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। अक्यूट क्या है और क्रॉनिक डिजीज क्या है। तो अभी हम क्रॉनिक डिजीज, जो फंक्शनल मेडिसिन है वो बेसिकली क्रॉनिक डिजीज के ऊपर काम करता है। तो हमारा फंक्शनल मेडिसिन क्रॉनिक डिजीज पे काम करता है। अब सोचिए, आज इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 150 सीआर है। 150 करोड़ में लगभग 11% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक पेशेंट है। आप समझ सकते हो, अगर मैं 100 करोड़ की बात करूं तो लगभग 11 करोड़ ऐसे लोग हैं। अगर मैं 100 करोड़ को भी पकड़ती हूँ, 11 करोड़ लोग इतने हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट आप उनको बोल सकते हो। अगर आपने एक डायबिटीज एजुकेटर बनकर उसमें भी अगर काम किया ना तो आपका बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। डायबिटीज आज ऐसी कोई घर नहीं है जहां पे डायबिटिक पेशेंट नहीं है। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट है ना, सबको यही पता है कि डायबिटीज हो गया तो जिंदगी भर दवाइयां खानी है। लेकिन अगर आप सही प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो उसको आप रिवर्स कर सकते हो। आज 15.3 पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक रेंज में। प्री डायबिटिक रेंज के पहले का जो स्टेज होता है उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्टेज कहते हैं। सोचो, अगर लोगों में अवेयरनेस हो और हम उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ही रोक सके तो वो कम से कम प्री डायबिटिक में जाने से बच सकते हैं और डायबिटिक पेशेंट बनने में बच सकते हैं। अभी मैं 2 दिन के लिए सूरत दो सॉरी अभी मैं 22 तारीख को एक मैरिज फंक्शन में गई थी। तो वहां पे एक 60+ एक लेडी थी। तो वो ना बच्चों जैसी बातें कर रही थी, मतलब उसका जो स्पीच था वो क्लियर नहीं था। और तब मुझे पता चला कि उनका शुगर बहुत हाई होने की वजह से वो इंसुलिन पे थी। और वो इंसुलिन का उन्होंने अपना इंजेक्शन लिया, और इंसुलिन का इंजेक्शन लिया और उसके बाद वो खाना भूल गई या खाना स्किप कर दिया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो प्री उसमें हाइपोग्लाइसीमिया में गई, जिसकी वजह से उनको शॉक आया। और उसकी वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक आया, उनकी स्पीच चली गई, उनका जो वो बात भी करी थी तो लोग नहीं समझ पा रहे थे। और अभी वो अच्छा खासा दिन में 3 से 4 बार वो इंसुलिन के डोजेस ले रही है।
तो सोचो, लोगों को पता ही नहीं होता है। अगर उनको पहले ही पता चल जाए, अगर ये अवेयरनेस पहले ही हो जाए, तो हम प्री डायबिटिक से हम डायबिटिक में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। बट इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम बात करेंगे। जब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट का आप डायबिटीज रिवर्स करोगे ही करोगे। कुछ पेशेंट में आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट से, जो हमने फंक्शनल मेडिसिन में सीखा जेनेटिक लेवल पे जाकर कैसे। तो अभी हमने क्या देखा कि फंक्शनल मेडिसिन जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस में काम करता है। और आज इंडिया में आप ये समझ लो 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और जो डायबिटीज की मेडिसिन को ले रहे हैं। उसके बाद अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूं, तो आज इंडिया में जेंट्स में 24% मेन और लगभग 21% लेडीज जो है उनको हाइपरटेंशन है। ये कितना बड़ा फिगर है आप समझ रहे हो। अगर 100 करोड़ की आबादी में आप लोग 150 छोड़ दो, अगर 100 करोड़ की भी आबादी लेते हो, तो 24 करोड़ लोगों को समथिंग आपको उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो हाइपरटेंशन खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। उसके बाद थायराइड, आपको पता है सबसे बड़ा थायराइड की आयरनी क्या है? 80% थायराइड पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्चुअली पता नहीं है कि उनको कौन सा थायराइड है। थायराइड एक आपका नॉर्मल थायराइड होता है, जहां पे थायराइड ग्लैंड आपका अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून थायराइड होता है और लोग इसका टेस्टिंग ही नहीं करवाते हैं। जो हमारे टीपीओ एंटीबॉडीज और टीजी एंटीबॉडीज के जो टेस्ट होते हैं वो करवाते ही नहीं है। क्यों? उनको पता ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या, उनके डॉक्टर्स भी नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर करवा भी लेते, चलो उन्होंने आपका टीपीओ एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा लिया, उन्होंने बोला कि नहीं आपको नॉर्मल हाइपोथायराइड नहीं है, आपको तो ग्रेव्स डिजीज है, आपको तो ऑटो इम्यून कंडीशन, थायराइड की दो बीमारियां और होती हैं, ग्रेव्स डिजीज और हैशीमोटो। उन्होंने बोला कि आपको हैशीमोटो डिजीज है। अब वो हैशीमोटो आपको बता तो देंगे, लेकिन क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। एलोपैथी में वही थायरोक्सिन की टैबलेट वो ग्रेव्स डिजीज वाले को भी देंगे, वही हैशीमोटो वाले को भी देंगे, वही थायराइड वाले को देंगे। इसलिए वो टेस्टिंग करते ही नहीं है। हमारे पास जिस पेशेंट के बारे में मैं आपको बता रही थी, वो सोचो इतने सालों से मेडिसिन ले रहा है, उसका अभी 150 mg तक उसके थायराइड मेडिसिन चल गया, और आज तक कभी किसी डॉक्टर ने उसको एंटीबॉडीज का टेस्ट करवाने के लिए नहीं बोला। इसके लिए आगे चलकर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होता जाता है, उसपे नोड्यूल्स जो होते हैं उसके वो बड़े होने लगते हैं, और आगे चल के थायराइड ग्लैंड में सिस्ट जैसा बनने लगता है। फिर हमें सर्जरी करवानी पड़ती है, क्योंकि उसमें कैंसर भी डेवलप हो सकता है। क्योंकि जब तक बेचारा थायराइड ग्लैंड को चीजें नहीं मिल रही हैं, उसमें आयोडीन की कमी है या उसको कोई चीज नहीं मिल रही है, थायराइड ग्लैंड बेचारा एनलार्ज होता जाता है, ढूंढता रहता है अपना वो खाना, एनलार्ज होता जाता है, और आगे चल के थायराइड का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? राइट डायग्नोस्टिक नहीं पता होने की वजह से। तो जहां पे आप एक नॉर्मल सा टीएफटी करवा रहे हो, थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करवा रहे हो, अगर आपका थायराइड 5 महीने 6 महीने आप ले रहे हो, आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा है, प्लीज अपने एंटीबॉडीज के टेस्ट जरूर करवाओ, जो लोगों को पता ही नहीं होते हैं। तो आइए हम एक नॉर्मल सा केस हिस्ट्री देखते हैं। एक लड़की है जिसकी एज समथिंग 24 साल है, ओल्ड गर्ल है, उसका वेट लगभग 100 kg से ज्यादा है। मोस्टली पेट पे और थाइस पे फैट जो है वो ज्यादा जमे हुए हैं। इसका जो केस आया है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके वो डिलेड है, मतलब बहुत ज्यादा डिले रहते हैं, और 6 मंथ्स हो गए हैं उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है, पीरियड्स अभी नहीं आए हैं। एक नॉर्मल केस बता रही हूँ, ऐसा कोई केस जो एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है और एक लेडी जाती है, लड़की जाती है 24 साल, जो बहुत कॉमन है। आज 24-25 साल की लड़कियों में पीसीओडी पीसीओएस ये सब कॉमन प्रॉब्लम देखा जा रहा है। एक होता है जिसमें वेट ज्यादा होता है, और ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें वेट भी कम होता है, लेकिन तब भी आपका पीरियड्स का साइकिल का प्रॉब्लम देखा जाता है। पीएमएस का मतलब क्या है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड्स आने से 3-4 दिन पहले बहुत पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, लेकिन लास्ट 6 महीने से लड़की कह रही है मुझे पीरियड्स नहीं आया है। और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, चेहरों पे बहुत ज्यादा एक्ने हो गया है, या हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है, और लास्ट कुछ सालों में तो बाल इतने निकल रहे हैं कि ऐसे बाल छुओ तो बाल निकलते जा रहे हैं। ये एक नॉर्मल केस है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? इस लड़की को क्या प्रॉब्लम होगी? आप चाहो तो खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। यस, खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हो। ऐसा कोई केस आ रहा है, तो आप क्या डायग्नोस करोगे? इसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं और ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? किसी को कुछ नहीं पता? मैम पीसीओडी मैम। पीसीओडी, अरे ओके, पीसीओडी। पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस एंड
और क्या इशू हो सकता है पल्लवी जी, कौशल्या जी? मैम इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें हो सकता है, राइट? बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड। हाँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, चल वेरी गुड। अब इन्होंने जो जो बताया सारे पॉइंट सही बताए हैं। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं उनको पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पेशेंट का सामने क्या पूछना पड़ेगा? चलो अवस्थी जी ने भी बताया, यस, एक थायराइड का भी इशू हो सकता है इसको, वेरी गुड अवस्थी जी, थायराइड का भी इशू हो सकता है। अब हमने क्या देखा, इसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है, एकने भी है। तो जहां भी ये सारे सिम्टम्स आए तो आप ये समझ दो या तो पीसीओडी या तो पीसीओएस। अब पीसीओएस अगर है तो हमें ये पूछना होगा कि चेहरे पे बाल आ रहे हैं क्या, एकने तो नहीं है ना, स्किन ज्यादा डार्क तो नहीं हो रही है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो हम एक बार उनका चेक कर लेंगे, उनका जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो हम एक बार देख लेंगे। हेयर फॉल भी अगर हो रहा है तो हम एक सीबीसी वगैरह का भी टेस्ट करवा लेंगे, आयरन वगैरह भी टेस्ट करवा लेंगे। हेयर फॉल भी एक आपका पीसीओडी का इम्बैलेंस का प्रॉब्लम देखा जाता है। अगर अभी एक नॉर्मल एलोपैथी डॉक्टर के पास जाती है तो एलोपैथी डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे, पीसीओडी कंफर्म करने के लिए उनका एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मली जो एलोपैथी डॉक्टर है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह भी देंगे और उसको बोलेंगे कि आप वेट लूज करो। और मैक्सिमम पीसीओडी के पेशेंट्स को आपको पता है कौन सी एक मेडिसिन दी जाती है, दैट इज मेटफॉर्मिन। क्यों? मेटफॉर्मिन जो होता है वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर भी वर्क करता है। ये क्या करता है, जो सेल अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, ये आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस, आपके रिसेप्टर्स है, बॉडी क्या कर रही है, ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है। तो आपका मेटफॉर्मिन क्या करता है, रिएक्शन करता है और ज्यादा से ज्यादा आपके इंसुलिन के डोज यहाँ पे इम्प्लांट कर देता है। जितने ज्यादा डोज इम्प्लांट हो जाएंगे जबरदस्ती सेल के अंदर ग्लूकोज घुसाने का काम करता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है। नॉर्मली पीसीओडी के पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसको डिक्रीज करने के लिए मेटफॉर्मिन दिया जाता है। तो ये मत सोचो कि मेटफॉर्मिन बस डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है, मेटफॉर्मिन आपका पीसीओडी का एक मेडिसिन है। पीसीओडी में आपको मेटफॉर्मिन, पेशेंट अगर कोई पीसीओडी की लेडी आएगी ना, आप उसका प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें मेटफॉर्मिन लिखकर आएगा ही आएगा। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। जब हम उसको बहुत सालों तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रखते हैं या ये सब पे रखते हैं, आगे चलकर वो लेडी में कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम होते ही है। और जैसे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, आईवीएफ करवाओ, 7-8 लाख रुपए लगाओ और आईवीएफ करवाओ। और कुछ सालों के बाद अगर लड़की प्रेग्नेंट हो भी जा रही है, प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे लेडीज को जैसे 7वां 8वां महीना आता है उनको डायबिटीज हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज भी देखा जाता है। और जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज उनका डिलीवरी हुआ, बहुत सारी लेडीज को जिंदगी भर डायबिटिक हो जाता है और डायबिटीज वाली जो मेडिसिन है वो लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कहीं पे भी रूट कॉज पे काम ही नहीं किया जाता है। हर एक जगह पे नेक्स्ट चीज के लिए तैयारी कर दी जाती है। जैसे अगर उसको यहाँ पे ही उसके लाइफस्टाइल को करेक्शन किया गया होता, अगर उसके बेसिक में रूट कॉज पे जाकर काम किया होता, इस मेडिसिन के बदले उसके वेट पे काम किया गया होता, उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेटफॉर्मिन देने के बजाय उसके डाइट पे काम किया गया होता, तो ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। आईवीएफ में उसको इतने सारे इंजेक्शंस लगाए जाएंगे जिससे उसका हार्मोनल इंबैलेंस वैसे ही बिगड़ा हुआ है और ज्यादा हार्मोनल इंबैलेंस बिगड़ेगा। जो डायबिटिक की पेशेंट, वो अगर उस समय डायबिटीज हुआ और लाइफ टाइम फिर अब उसको डायबिटीज हो गया, तो मतलब एक चीज को हमने सॉल्व नहीं किया, उससे हमने दूसरी चीज क्रिएट की, दूसरी चीज से हमने तीसरी चीज क्रिएट की और तीसरी चीज से हमने लाइफ टाइम उसको एक डायबिटिक पेशेंट बना दिया। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक जगह पे दूसरे पेशेंट को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो आज इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो एलोपैथी से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है तो लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। अब अगर कन्वेंशनल मेडिसिन अगर उसको सोचता है तो वो क्या सोचेगा, बीएमआई जो है वो 30 है, लेडीज का ओबीज है, तो हमें क्या करना होगा, इसको या तो कोई डाइटिशियन के पास वो बोलेंगे, डाइटिशियन के पास जाओ, कैलोरीज उसको बोला जाएगा कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करो, जहां पे आप 1500 कैलोरीज ले रहे हो वहां पे आप 1000 कैलोरीज खाओ। लेकिन बहुत सारे लोग उतना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट जो होता है वो नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी लेडीज का फाइनली वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू नहीं करने की वजह से फिर वो वापस बैक टू उसी में पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई, आप एक काम करो गायनेक के पास चले जाओ। तो नॉर्मली ये कन्वेंशनल जो थिंकिंग है, आज इसी के लिए बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनकी ना तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है और आज देखो ना कितने आईवीएफ सेंटर खुलते जा रहे हैं। आज हर एक, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे आईवीएफ सेंटर नहीं खुल रहा है, क्योंकि रूट कॉज के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, हार्मोन्स के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। सो
हमें ये देखना है कि हम इन क्रॉनिक कंडीशंस को किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। देखो, डाइट हमने ऑलरेडी सीखा है। अब ऐसा नहीं है कि फंक्शनल मेडिसिन में आप कुछ अलग दे देते हो। वहां पे क्या करते हैं, अब जैसे हमने पेशेंट को दिया फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स हमने किसी केस में दिया, तो फंक्शनल मेडिसिन वाले क्या बोलते हैं कि चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स जब आप खा रहे हो तो इसमें एक छोटे अमाउंट में आपका क्या जा रहा है, हम ओमेगा 3 पेशेंट को दे रहे हैं। उनका कहना है कि डायरेक्टली क्यों नहीं हम ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स ही खा लेते हैं। तो मेन वहां पे क्या हो रहा है, हर एक चीज, जैसे वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे आपको कर्क्यूमिन के टैबलेट दे देंगे खाने को। तो कर्क्यूमिन हमें किससे मिल रहा है, कर्क्यूमिन हमें हल्दी से मिल रहा है। तो हम नेचुरोपैथी में क्या कर रहे हैं, उसके नेचुरल सोर्सेस को यूज कर रहे हैं। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फंक्शनल मेडिसिन में, हम उस चीज का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है हम वो निकाल रहे हैं और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हम पेशेंट को दे रहे हैं। तो जहां पे ये हमें 5 महीने में रिजल्ट देगा, हम जब उसी को एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल कर दे रहे हैं तो वो हमें शायद 2 महीने में रिजल्ट दे दे, क्योंकि हमने बस उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला। आप किसी पेशेंट को बोल रहे हो कि धूप में बैठो, और वहीं आप अगर धूप में बैठने की बजाय विटामिन डी के उसको सप्लीमेंट दे दे रहे हो, तो वो उसको फास्ट रिजल्ट दे देगा। तो बस यही डिफरेंस है। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा फंक्शनल मेडिसिन करने का मेन मोटो क्या था कि मुझे रूट कॉज पता चले। मैं आज भी पेशेंट को नेचुरल खाने पे ही देखती हूँ। अगर मुझे फंक्शनल मेडिसिन में किसी ने बोला कि इसको कर्क्यूमिन विथ आपको जो हमारे पेपरकॉर्न्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिंजरॉल देना है या हमें पेपरिन देना है, तो मैं आज भी हल्दी और काली मिर्च का ही कॉम्बिनेशन देना प्रेफर करूंगी। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों की बॉडी जो होती है वो सप्लीमेंट्स के ऊपर, और अगर सप्लीमेंट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो आपको वो रिएक्शन भी दे सकते हैं। क्योंकि किस तरीके से वो सप्लीमेंट बनाए जा रहे हैं, उसमें कौन से सोर्सेज यूज किया जा रहा है, कौन सा फिलर यूज किया जा रहा है, वो भी मैटर करता है। और जो अच्छे ब्रांड के सप्लीमेंट्स हैं वो 2-3 हजार रुपए के सप्लीमेंट्स आते हैं। तो इसके लिए मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके, अब मुझे ये पता चल गया है कि ओमेगा 3 से मैं बहुत बड़े बड़े इन्फ्लेमेशन खत्म कर सकती हूँ। तो मैं किसी भी तरीके से उनके डाइट में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, जितने भी ओमेगा 3 के सोर्सेज है मैं वो इंक्लूड करना स्टार्ट करूंगी। 2 नहीं तो 3 बार इंक्लूड करना स्टार्ट करूंगी। कर्क्यूमिन है, ठीक है, मुझे नहीं देना है तो मैं हल्दी को काली मिर्च के साथ किसी तरीके से उनको खाने में मिक्स करके देना स्टार्ट करूंगी। तो अगर मुझे मेन इंग्रेडिएंट्स पता चल जाए ना तो मैं उसके नेचुरल सप्लीमेंट्स यूज करना स्टार्ट करूंगी। बहुत ही रेयर कंडीशन में जहां पे बहुत ज्यादा पेशेंट की हालत खराब है, उसकी बॉडी नहीं ले पा रही है उतना, तब हम बोलते हैं कि ठीक है कुछ महीनों के लिए आप सप्लीमेंट्स ले लो। कुछ कुछ कंडीशन में हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। बट एज अ आपको क्या कहते हैं, एज अ डाइटिशियन आप सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं कर सकते हो। खासकर नॉर्मल सप्लीमेंट्स तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन डी दे सकते हो। लेकिन जो थोड़े से सीरियस सप्लीमेंट्स होते हैं वो हम नॉर्मली ऐसे नहीं आप दे सकते हो। ओके। फंक्शनल मेडिसिन किस चीज के लिए नहीं है, फंक्शनल मेडिसिन जैसे आपको हार्ट अटैक आ गया है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, उसमें आप नहीं दे सकते हो। स्ट्रोक में आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस समय हमें एलोपैथी मेडिसिन की ही जरूरत है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, अक्यूट इन्फेक्शन हो जाए, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है कि पेशेंट बस 10 दिनों में मरने वाला है या एकदम लास्ट स्टेज हो गया है, उन सब केसेस में, और अगर कोई बर्थ डिफेक्ट है, बचपन से ही कोई बच्चे में डिफॉर्मिटी है, तो उसमें हम नहीं कर सकते। और अगर पेशेंट ठीक ही नहीं होना चाहता है, बोले नहीं यार मुझे दवाइयां ही ज्यादा पसंद है, तो उस केस में आप फंक्शनल मेडिसिन नहीं यूज कर सकते हो। अब इन सारी बीमारियों पे आप फंक्शनल मेडिसिन अच्छे से डायग्नोस कर सकते हो। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को फंक्शनल मेडिसिन क्यों पसंद आया, क्योंकि हम एक डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। इससे बहुत सारे नए नए टेस्ट होते हैं जिससे हमें एक्चुअल कॉज पता चलता है कि किसी भी बीमारी के पीछे का एक्चुअल कॉज क्या है। लेकिन इसके टेस्ट इतने महंगे हो जाते हैं कि जब हम किसी पेशेंट का प्रॉपर टेस्ट करवाने जाते हो ना, 10 से 15 हजार तो टेस्ट में ही लग जाता है। इसीलिए बहुत कम ऐसे पेशेंट्स जो एक्चुअली पे कर सकते हैं उनका ही हम टेस्ट करवाने को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं फंक्शनल मेडिसिन आप ये समझ लो जितने भी हाई क्लासेस है ना उनके लिए फंक्शनल मेडिसिन ज्यादा है। एक आपको पता है एक जीआई मैपिंग का नॉर्मल सा टेस्ट कितने का आता है, 25 हजार, 27 हजार का, सॉरी, एक टेस्ट आता है। 27 हजार में आपके स्टूल का एक टेस्ट होता है। तो बहुत सारे टेस्ट ना मतलब ही नहीं लगते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे टेस्टों में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे एक शौक है सीखने का, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर फंक्शनल मेडिसिन को मैंने सीखा। अब फंक्शनल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फंक्शनल मेडिसिन का कहता है वन कंडीशन मेनी कॉज, वन कॉज मेनी कंडीशन। मतलब अगर आपके पास कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है, ये हमें डायग्नोसिस फंक्शनल मेडिसिन करना सिखाता है। अगर कोई पेशेंट ऐसा आया है जिसकी बॉडी में आपको लग रहा है कि पेशेंट डिप्रेशन में है, जैसे अभी हमारे एक
स्टूडेंट का केस है मेरे पास, जिनकी वाइफ को अचानक से सब कुछ ठीक था, अचानक से उनको हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हुआ, उनको लगता था कि कोई उनसे बातें कर रहा है, और वो अचानक से बातें करना स्टार्ट कर दी, और अचानक से कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर देती थी, फिर डिप्रेशन में चली गई, खुद को हार्म करना सीख उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो वो डिप्रेशन में चली गई। उनकी बहुत सारी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन अभी चल रही है। तो डिप्रेशन किस वजह से है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अब डिप्रेशन आपके ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारा मूड स्विंग्स होते हैं, आपका थायराइड का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी मूड स्विंग होते हैं, डिप्रेशन होता है, सॉरी, प्री डायबिटिक कंडीशन में भी डिप्रेशन देखा जाता है। विटामिन डी, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे 6 महीने सूरज नहीं उगता है, वहां के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंटीबायोटिक ज्यादा यूज करने से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। क्यों? आपका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपका डोपामिन, सेरोटोनिन, जो आपका गट बनाता है, वो नहीं बनता है। हम इसी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से तो हम अच्छा फील करते हैं, इसीलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है तो फंक्शनल मेडिसिन हमें ये सिखाता है कि इसका कॉज क्या है। अब सपोज करो हमारे पास अगर डिप्रेशन का पेशेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको मेडिटेशन करवाएंगे, उसके डाइट को अच्छा करेंगे, तो हम एक एज्यूम करेंगे कि किस कारण से उसको डिप्रेशन हुआ होगा, उसके हम फैमिली में बात करेंगे, कंसल्टेशन में बात करेंगे। लेकिन वही अगर हम उसके ये सारी प्रोफाइलिंग करवाएं और तब हमें इसमें रूट कॉज पता चले कि ठीक है, हमें इसकी वजह से उसका ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, और हम डायरेक्टली उसी प्रॉब्लम को ट्रीट करना स्टार्ट करें, तो हम एक वो कहते हैं ना, एक करेक्ट जगह पे हम स्पॉट ऑन हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए फंक्शनल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक कोई बीमारी है ना, उसके सिम्टम्स बहुत, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, और अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है, उसका इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ा हुआ है, तो वो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ने की वजह से उसको हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसको आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर के भी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं, और डायबिटीज के भी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं। सबके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स अलग होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो वो इन्फ्लेमेशन कौन सी एरिया को इफेक्ट कर रहा है। इन्फ्लेमेशन अगर किडनी को इफेक्ट करेगा तो नेफ्राइटिस हो जाएगा, बोन्स को इफेक्ट करेगा तो अर्थराइटिस हो जाएगा, बॉडी के थायराइड को करेगा तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके लंग्स को करेगा तो अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन है, लेकिन वो कौन से ऑर्गन को कंट्रोल आपके इफेक्ट कर रहा है, वो भी हमें फंक्शनल मेडिसिन के एडवांस में चीजों सीखने को मिलती है। सो आपका एक कॉज है जो मेनी कंडीशंस जो उसको बताती है। तो कॉज क्या है यहाँ पे? इन्फ्लेमेशन, लेकिन जिसकी वजह से आप देख रहे हो इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक हीलिंग मैकेनिज्म है, इन्फ्लेमेशन भी हमारी बॉडी का एक हथियार है। लेकिन जब हमारा ये इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय तक बॉडी में टिक जाता है ना, तब जाकर हमें बीमारियां होना स्टार्ट होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन कोई खराब चीज नहीं है, ये भी हमारी बॉडी का एक एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सो फंक्शनल मेडिसिन क्या है? एक बायोलॉजी बेस्ड अप्रोच है, जहां पे हम रूट कॉज पेशेंट का पता करते हैं कि एग्जैक्टली इसको अगर डिप्रेशन है तो किस रीजन की वजह से डिप्रेशन है। अगर हमें पर्टिकुलरली एक रीजन ही पता चल जाएगा तो हम उसके डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और ऑनेस्टली बताओ बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एक क्यूरोसिटी रहती है कि मेरी जो बीमारी है ना, उसका कारण क्या है, मुझे क्यों ये बीमारी हुई, आज जो मुझे बीमारी हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है। बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते, बहुत सारे डॉक्टर्स इसका जवाब नहीं दे पाते। अभी संजय सर की जो बेटी है वो खुद एमबीबीएस पढ़ रही है, उसका कहना है कि पूरे 5 साल, 5.5 साल में हमें कुछ कुछ घंटे हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाता है, बाकी बीमारियां कौन सी हैं, कैसे हो रही हैं, और दूसरी चीज उनमें कौन सी दवाइयां देनी है, उनका यही सारा कुछ होता है। पूरा सिस्टम जो होता है वही होता है। न्यूट्रिशन खाने के ऊपर उनका बस कुछ घंटों का एक प्रोग्राम होता है, वो भी डॉक्टर सीरियसली नहीं सिखाते हैं। तो अगर मैं फंक्शनल मेडिसिन की बात करूं तो ये जो चार्ट है, ये जो हमारा जो फंक्शनल मेडिसिन का जो यूएस का मेन ब्रांच है, वहां से ये चार्ट दिया गया है। और ये चार्ट कहता है कि आज जो मॉडर्न साइंस है वो बस आपके पत्तों और ब्रांचेस पे काम कर रहा है। मतलब आपके न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन पे जो प्रॉब्लम है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। डायबिटोलॉजिस्ट का अलग डिपार्टमेंट है, पल्मोनरी सेक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, किडनी का अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन जो मेन चीज है, अगर कोई प्लांट सूख रहा है और आप रोज उसके पत्तों पे पानी डाल रहे हो, तो वो प्लांट कभी हरा भरा नहीं होगा। अगर कोई प्लांट सूख रहा है तो यू हैव टू ट्रीट ऑन देयर रूट्स, आपको उसके जड़ पे काम करना पड़ेगा। तो जड़ पे जब आप काम करते हो तब जाकर वो प्लांट जो होता है वो हेल्दी होता है। नॉर्मली एलोपैथी में ये चीज नहीं होती है, उसके जड़ पे कहीं पे काम नहीं किया जाता, रूट कॉज पे काम किया जाता है। ये सुजाता जी, राइट, रूट कॉज पे हम काम ही नहीं करते, इसीलिए पेशेंट कभी ठीक नहीं होता है। बहुत रेयर कंडीशन में पेशेंट जो होते हैं वो ठीक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रूट कॉज की बात करें, आपको तीन चीजें
याद रखनी होंगी एज अ फंक्शनल मेडिसिन में, अगर याद रखना हो तो तीन चीजें, यहाँ पे तीन चीजों के नाम लिखे हुए हैं एंड अभी मैं एक को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप बीमारियां होती कैसे हैं मैं आपको फंक्शनल मेडिसिन के रूट कॉज पे बताती हूँ। आपने सबसे पहले नेचुरोपैथी पढ़ा, नेचुरोपैथी में आपने पढ़ा कि कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमने की वजह से होती है। हर एक सिस्टम का अपना अलग एक है। आयुर्वेद भी कहता है कि अमा हमारी बॉडी में जब बनते हैं, अमा बॉडी में बनने की वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं। फंक्शनल मेडिसिन क्या कहता है, अब इसको समझिएगा। अभी आप नेचुरोपैथी भूल जाओ, अब मतलब भूलो मत, जो है उसको साइड करो, अभी आप जो आज पढ़ रहे हो बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अब इमेजिन, मेरे घर का मैं आपको केस बताती हूँ। मेरे घर में तो ओके ठीक है। हम्म, हम जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सारे लोग हैं, हम सब एक जेनेटिक बैकग्राउंड के साथ पैदा हुए हैं। जेनेटिक बैकग्राउंड का मतलब क्या है, अब जैसे मैं रोहित सर के घर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मेरे घर में एज सच ना मम्मी को कोई दवा चल रही है ना पापा को कोई दवा चल रही है। रोहित सर की कंडीशन के बारे में बताती हूँ। अब रोहित सर हैं, रोहित सर की मॉम का एट द एज ऑफ 45 उनकी मॉम का किडनी डैमेज हुआ। उस समय मैं अपनी स्टडीज कर रही थी, तो उनकी एज उस समय 45 थी जब डिक्लेयर हुआ कि उनकी दोनों किडनी खराब है। उनका डायलिसिस स्टार्ट हुआ और डायलिसिस बहुत दिनों तक हुआ, 6 मंथ्स, लगभग 6 लाख रुपए, सॉरी 6 महीने में लगभग 30 लाख रुपए लगाए गए और लास्ट में उनको नहीं बचाया गया। तो उनका बस एक बीपी का प्रॉब्लम था, बीपी का प्रॉब्लम था और उनको शुगर का प्रॉब्लम था और उनका किडनी खराब होने की वजह से उनकी डेथ हुई। उनके डैड को कार्डियक अरेस्ट आया और उनके डैड भी समथिंग कुछ 67 समथिंग में उनकी एज में वो उनकी डेथ हुई। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई इंसान पैदा होता है, जब भी कोई इंसान, हम जब पैदा हुए हैं तो हम हमारे अंदर जो जीन आता है, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम्स में 23 क्रोमोसोम्स हमारे मॉम के साइड से आता है, 23 क्रोमोसोम्स हमारे डैड के साइड से आता है। इन सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारे जीन्स होते हैं। इसलिए आप देखो कि अगर पेरेंट्स के, एक का पेरेंट का आंख अगर ब्लू है, सॉरी ब्लैक है, और एक का ब्राउन है, तो बच्चे का जो आंख होगा वो ब्राउन एंड ब्लैक ही होगा। अब बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है कि बच्चे का आंख का कलर कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर एक जीन, अगर आंखों के कलर का जीन इधर से आ रहा है, एक जीन इधर से आ रहा है, उन दोनों जीन में, हम उसको मेडिकल में जेनेटिक्स में हम उसको रेसेसिव और डोमिनेंट जीन बोलते हैं। रेसेसिव और डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब क्या है, जो एक चीज डोमिनेंट जो होती है वो खुद को एक्सप्रेस करती है, रेसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो अगर मॉम के साइड का जो जीन है वो अगर रेसेसिव है और डैड के साइड का जीन है वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट वाला खुद को डोमिनेंट करेगा और बच्चे का जो कलर होगा वो उसके पापा के आंख के कलर के ऊपर जाएगा। तो ये एक जेनेटिक होता है। हर एक जीन, जो भी हमारी नाक कैसे होगी, हमारी आंख कैसे होगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हर एक चीज का आप ये समझो एक जेनेटिक एक जीन होता है, जो आपके मॉम के साइड से भी आ रहा है और आपके डैड के साइड से भी आ रहा है। जिसमें रेसेसिव होगा, जो थोड़ा दबने वाला होगा वो दब जाएगा, और जो डोमिनेंट होगा वो ऊपर आएगा और वो उस पर डोमिनेंट करेगा, और वो जो फीचर है आपकी बॉडी में वैसे आ जाएंगे। मतलब अगर किसी के, सपोज करो अगर हो सकता है उनकी मॉम में जो ये प्रॉब्लम थी, उनके घर में उनके पेरेंट्स में वो प्रॉब्लम है, तो उनकी मॉम के अंदर जो डायबिटीज का जीन है ना, डायबिटीज का जो जीन है वो उनकी मॉम के अंदर वो डिफेक्टिव जीन था, और उन्होंने वो लाइफस्टाइल नहीं फॉलो की, उन्होंने वो लाइफस्टाइल नहीं अच्छे से फॉलो की, तो उनका जो जीन था ना वो एक्सप्रेस कर गया। अब ये जो जीन आया है आपके अंदर, सपोज करो आपके अंदर डायबिटीज, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज, आपके अंदर डायबिटीज का एक जीन है। अब ये जीन एक्सप्रेस करके डायबिटीज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। तो हम सब के अंदर एक जेनेटिक बैकग्राउंड है, हर सब के अंदर एक जेनेटिक बैकग्राउंड है। कुछ ना कुछ ट्रिगर उसको एक्टिवेट करते हैं, और वो हमारी लाइफस्टाइल की चॉइसेस कैसे हैं। किसी ने ट्रिगर ने उसको एक्टिवेट कर दिया, एक चिंगारी लगा दिया, अब उसके बाद मैं उस पर रोज पेट्रोल डाल रही हूं या उसको पानी डालकर बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी लाइफस्टाइल का चॉइस डिसाइड करेगा कि वो जो जीन एक्सप्रेस हुआ है वो आगे चलकर एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। अब जैसे उनकी फैमिली में अगर डायबिटीज का है और वो अगर ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, रात में देर रात जगना, कभी भी खाना, ज्यादा मीठा खाना, क्योंकि उनके बॉडी में तो वो डायबिटीज का जीन होगा ही ना, क्योंकि पेरेंट्स से आया ही होगा। अगर वो उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो वो जीन उनका एक्सप्रेस होगा, तो वन सिस्टम डिस्फंक्शन होता है और उसके बाद मल्टीपल सिस्टम डिस्फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए, अगर आप पेशेंट को लेने से पहले उनका एक फैमिली हिस्ट्री भी निकाल रहे हो,
अगर वो पेशेंट अभी आपके पास आया है, वो डायबिटीज नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि वो पेशेंट जो है उसकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की रही है, तो उसके अंदर ये जीन होगा, और आप उसको अगर पहले ही वार्न करते हो कि देखो अभी आप डायबिटीज में नहीं गए हो, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का चेक करवा लो, अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि फ्यूचर में आपको डायबिटीज होगा ही होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स को था, आपके अंदर वो जीन है, आपको उसको सप्रेस करना है या उसको एक्सप्रेस करना है, वो आपके हाथ में है। तो ये फंक्शनल मेडिसिन का एक बैकग्राउंड होता है, और इस पे फंक्शनल मेडिसिन काम करती है कि हमारे जेनेटिक बैकग्राउंड को हम समझें कैसे, और उससे आप क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से फंक्शनल मेडिसिन यहाँ पे काम करती है। जब हम ये किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, या हमारे पास कोई पेशेंट आया, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर किया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या जेनेटिक हिस्ट्री उनसे पूछनी है, कैसे कैसे पूछनी है, वो सबकी लिस्ट दिए हुए हैं, सारे टेस्ट के नाम दिए हुए हैं। तब आपको पता चलेगा कि इस पे हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। इसकी बॉडी में अगर इन्फेक्शन है, या इसकी बॉडी में टॉक्सिन्स ओवरलोड ज्यादा लग रहा है, या इसका डाइट हमने लिया तो डाइट सही नहीं बता रहा है, तो वो सारी चीजें हम जो है क्वेश्चन पूछ के पेशेंट्स में अगर हम प्रॉपर एक डायग्नोसिस करें, तो हम एक प्रॉपर पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। अब अगर ये कन्वेंशनल जो आपका ट्रीटमेंट है, उसमें हम वही चीजें हमने पेशेंट को पूछी, 10 साल में उसका वेट गेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिलेड है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, कुछ सालों के बाद भी हमने देखा, लास्ट में फिर वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है उसको, और कोई एग्जामिनेशन पे कोई हमें चीजें पता नहीं चली हैं, लेकिन फंक्शनल में जो हमने डायग्नोसिस किया उससे हमें ये पता चला कि लेडी जो है उसको पीसीओडी का सिम्टम है, और पीसीओडी में फिर हमने उनको मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया। अब आपको मैं एक चीज सिखाने जा रही हूँ, ये 3 टर्म आपको याद रखने हैं, और यहाँ पे हमारा फंक्शनल मेडिसिन का जो आपको मैट्रिक्स मैंने बताया, वो मैट्रिक्स के ऊपर भी हम देखेंगे। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच के साथ, तो हम ये देखते हैं कि 3 चीजें, एंटीसीडेंट्स हम कहते हैं, ट्रिगर्स और मीडिएटर्स। अब ये तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है। एंटीसीडेंट्स दो चीजें होती हैं। एंटीसीडेंट्स आप ये समझ लो कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी जेनेटिक चीजें हैं, मतलब हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पैदा होने से पहले कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें डिजीजेस लेकर आ सकते हैं। अभी ज्यादा वो मत समझना, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगी। जेनेटिक दो चीजें होती हैं, एक होती है जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रही है, जेनेटिक एंटीसीडेंट्स हम उसको कहते हैं, और एक होता है जो हम खुद एक्वायर्ड करते हैं जब हम पैदा होते हैं। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट्स को समझो कि होता क्या है। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या है, आपका बैकग्राउंड फैक्टर, आपकी हिस्ट्री। जब भी हम किसी पेशेंट्स को लेते हैं, जैसे सपोज करो कोई पेशेंट मेरे पास आया और उसको मैंने पूछा कि कोई डायबिटिक का पेशेंट है, अभी उसको डायबिटीज है नहीं, लेकिन उसका मुझे लग रहा है कि उसको पीसीओडी, उसी लड़की का केस डिस्कस करती हूँ, टीना का। तो टीना को जब मैंने पूछा कि टीना मुझे एक बात बताओ, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज था क्या, उसने बोला कि हाँ मेरी मम्मी को डायबिटीज था, पापा को डायबिटीज है, हम पापा को 40 इयर्स के बाद उनको डायबिटीज हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल गया, जब मैंने उसका बैकग्राउंड पूछा, तब मुझे ये पता चल गया कि टीना के पेरेंट्स को डायबिटीज था। वो जो जीन है वो उसको बीमार नहीं करेगा, वो जीन उसको बीमार नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको वनरेबल कर देगा। मतलब वनरेबल का मतलब क्या हुआ, अगर उसने अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं की, तो वो डायबिटीज होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो उसके हाई हो जाएंगे। तो दो तरीके के एंटीसीडेंट्स होते हैं। एक एंटीसीडेंट होता है जो जेनेटिक होता है, मतलब बचपन से ही होगा। अगर किसी के पेरेंट्स को कोई भी बीमारी है, जैसे अभी मैं किसी स्टूडेंट्स की जो बात कर रही हूँ, हमारे ही प्रीमियम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनका एनटीसीसीपी बहुत हाई है, उनको रोमेटोइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तब जब उनका मैंने केस हिस्ट्री लिया, तब उन्होंने बताया कि मैम मेरी सिस्टर्स को भी आरए का प्रॉब्लम है, रोमेटोइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। मतलब उनको ऑटो इम्यून जो डिजीज है, उनके सिस्टर में भी ऑटो इम्यून डिजीज है। तब जब मैंने उनकी केस हिस्ट्री ली, तब उनकी मम्मी को अब बहुत साल पहले उनको भी सोराइसिस का प्रॉब्लम था, जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑटो इम्यून कंडीशन है तो दूसरे जनरेशन में उनको स्किन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उनको वो हड्डियों का प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए एंटीसीडेंट्स में आपको दो कैटेगरी बनानी है। पहली कैटेगरी जो जेनेटिक एंटीसीडेंट्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है।
तो जेनेटिक एंटीसीडेंट्स मतलब उनके पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम थी, जिसके जीन आपके पैदा होने से पहले ही आपकी बॉडी में आ चुके हैं, वो जीन आपके पास है। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और इसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करवाते हैं जो फंक्शनल मेडिसिन में किया जाता है। एक MTHFR का टेस्ट होता है, ये सब आपको भी डिटेल में नहीं जाना है। ये एंटी जैसे हम अपना हमारी बॉडी में फॉलेट होता है, जो फॉलिक एसिड जो हम खाते हैं, उसका ये एक्टिव वर्जन हो, इसको कन्वर्ट करता है, ये वाले जो जीन है ना, ये इसको कन्वर्ट करता है एक कंपाउंड में, जिसको हम MTHF4 कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये जो कन्वर्जन होता है वो इसकी वजह से होता है। अगर ये जीन हमारी बॉडी में कन्वर्ट नहीं होता है तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती हैं। अगर ये वाले जीन में आपका डिफेक्ट होता है तो हम पेशेंट्स में, जैसे अगर कोई पेशेंट है उसके पेरेंट्स को अगर अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, याददाश्त जाने की प्रॉब्लम है, तो हम उनके में ये वाले जीन की टेस्टिंग करते हैं, जो बहुत कॉस्टली भी आते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे कुछ जो है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो करवाते हैं, कि उनको देखना होता है कि मेरे अंदर वो जीन कितना एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर ये वाली जीन पॉजिटिव आती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फंक्शनल मेडिसिन की क्लास को वो कर रही थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेल में होता है। तो उनके में अल्जाइमर्स होने के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर का होता है, अगर ये वाला जीन इसका 1 या 2 एक्सप्रेस होता है, तो ये जो आपकी बॉडी में है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा एक US की कोई एक्ट्रेस, कोई सिंगर थी, जिसने अपने ब्रेस्ट रिमूव करवा लिए थे, क्योंकि उसके उसमें आया था कि आगे चलकर उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उसने ब्रेस्ट ही रिमूव करवा दिए। तो ऐसे बहुत सारे जीन के वेरिएंट्स होते हैं जिसकी टेस्टिंग की जाती है। तो आपको ये टेस्टिंग करने को मैं नहीं बोल रही हूँ, बट आप अगर ये पेशेंट का जेनेटिक एंटीसीडेंट्स का अगर आप इंक्वायरी करते हैं, उनके पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी, अगर नाना तक जा सकते हो, उनके ग्रैंडफादर तक जा सकते हो, पेरेंट्स तक जा सकते हो, तो आपको एक हिस्ट्री पता चल सकती है कि उनकी बॉडी में ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आप वो इंक्वायरी कर सकते हो तो आप वहां पे कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं जेनेटिक एंटीसीडेंट्स कैन कांट बी मिटिगेटेड, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो जीन, जैसे हम जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है ना, कि जो जीन हमारी बॉडी में है, इसीलिए तो बहुत सारी बीमारियों को बोला जाता था ना आज से कुछ साल पहले। जब आज से 15 साल पहले मैं अपना 2008 में मैंने अपना 12th करा, तब हमने जब जेनेटिक्स पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि जेनेटिकली अगर आपको ये बीमारी है तो लाइफस्टाइल आपकी हमेशा ही बीमारी रहेगी। लेकिन आज जब हम 15 साल के बाद जब हम एपिजेनेटिक्स पढ़ते हैं, तब हम इसमें यही तो पढ़ते हैं कि आपके जीन्स में हो सकता है डिफेक्ट हो, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा वो आपके हाथों में है। तो वही हम यहाँ पे एक लाइन कह रहे हैं, जेनेटिक एंटीसीडेंट्स कैन बी मिटिगेटेड। हम उसको, उसकी जो इम्पैक्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो एक्सप्रेस कैसे करेगा वो हम उसको कम कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, अगर कोई पेशेंट है जिसका फैमिली में है कि मम्मी पापा दोनों को डायबिटीज है, आपके पास पेशेंट आया है, अभी लकली उसको डायबिटीज नहीं है, तो आप तुरंत उसको बता सकते हो कि आपकी बॉडी में जो आपका जेनेटिक एंटीसीडेंट्स है उसमें आपके डायबिटीज के जीन्स होंगे, क्योंकि मम्मी पापा को डायबिटीज है। इसीलिए आप जितना हो सकता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना खाओ, खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर लो, जितना ज्यादा आप वॉक कर सकते हो, हेल्दी वेट कर सकते हो, उतना ज्यादा आप करोगे तो आपको फ्यूचर में डायबिटीज जो होने के चांसेस होंगे। आपका जेनेटिक रिस्क तो है, लेकिन उसका एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा उसको हम रोक सकते हैं। सिमिलरली जिनको अल्जाइमर का प्रॉब्लम है, अगर फैमिली में पेरेंट्स में है अल्जाइमर की प्रॉब्लम, मम्मी पापा की याददाश्त जा रही है या मम्मी की याददाश्त जा चुकी है, एजेड पेशेंट पेरेंट्स हैं आपके, तो आप अपनी अगर ये डीएनए की जीन की टेस्टिंग करवाते हो, तो आप अपने खाने में अगर एंटी इंफ्लामेटरी डाइट ले रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रेन ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप उसके चांसेस को मिटिगेट कर सकते हो, उसके चांसेस को लोअर डाउन कर सकते हो। यही है फंक्शनल मेडिसिन। फंक्शनल मेडिसिन में एक जीन लेवल पे जाकर काम किया जाता है। इसीलिए इतने सारे, आपको पता है करोड़ों जीन है हमारी बॉडी में, करोड़ों जीन है, इतने सारी जीन्स के ऊपर बात किया जा रहा है। तो ये है हमारा फंक्शनल मेडिसिन का बैकग्राउंड। तो आई होप सबको एंटीसीडेंट्स, इसलिए मैंने बोला कि आज की क्लास का स्ट्रेस मत लेना, ये आपके लिए बस एक एजुकेशनल क्लास है, क्योंकि कुछ लोगों का था कि मुझे फंक्शनल मेडिसिन के बारे में सीखना है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। तो एंटीसीडेंट्स क्या है ये सबको समझ में आया होगा। एंटीसीडेंट्स का मतलब बैक हिस्ट्री लेना है, और ये आप एज अ डाइटिशियन भी उनकी अगर बैक हिस्ट्री लेते हो, इसलिए मैंने आपके डीडीएचएन से रिलेट करके आज की क्लास डिजाइन की है कि आपको ज्यादा डिफिकल्ट भी ना पड़े। तो अगर कोई पेशेंट है, उसके पेरेंट्स को अल्जाइमर की अगर प्रॉब्लम है, तो आप पेशेंट को अभी ही अटैक उनको बता सकते हो, उनको पहले से ही बता सकते हो कि हाँ फ्यूचर में आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप चाहो तो खुद अपनी डाइट पे ऐसे से काम करोगे तो अल्जाइमर से बच सकते हो। एक होता है एक्वायर्ड एंटीसीडेंट्स,
ऑनेस्टली बताओ, जिनको मेडिकल में इंटरेस्ट है ना, उनको बहुत मजा आएगा फंक्शनल मेडिसिन सीखने में। मुझे बहुत मजा आता है। और इसमें अभी हम लोगों को 100 बुक्स दी गई है फंक्शनल मेडिसिन की, 100 बुक्स। अभी हमें टारगेट दिया गया है कि विद इन 6 मंथ वो 100 बुक्स खत्म करनी है। तो आप सोचो, इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग उसकी बुक्स हैं, और जब आप उसमें डिटेल में जाकर पढ़ते हो तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे हमें पता चलता है। एक्वायर्ड एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या? ये हमने एक्वायर नहीं किया, ये हमें गिफ्ट मिला है। जेनेटिक एंटीसीडेंट्स हमें गिफ्ट में मिला है। अगर आपके पेरेंट्स हेल्दी हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्रेगनेंसी के पहले कोशिश करो, कोई भी मेडिसिन बॉडी में नहीं जानी चाहिए। जितना हो सकता है नेचुरल खाओ, ज्यादा सप्लीमेंट्स मत लो, कोई इंजेक्शन मत लो। जिससे क्या होगा, आप अपनी जनरेशन में वो कोई भी चीज पास ऑन नहीं कर रहे हो। आप जेनेटिक एंटीसीडेंट्स में अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो ये जेनेटिक है, ये हमने नहीं मांगा था, ये हमें विरासत में मिली है। तो जेनेटिक एंटीसीडेंट्स हमने समझ गया कि हमें विरासत में मिली है, इसलिए पेरेंट्स से पेशेंट से जरूर पूछो कि उनका जेनेटिक एंटीसीडेंट्स, बीमारियों के नाम लिख लो। और उनसे जरूर पूछो कि पेरेंट्स को या दादा दादी को भी, अगर दादा दादी को भी हुआ है, क्योंकि सपोज करो कोई लेडी आपके पास आई है, वो 45 ईयर्स ओल्ड है, वो 45 ईयर्स ओल्ड है, और उसको उसके बच्चे तो हुए होंगे जब 20-25 साल, 25-30 साल की होगी तब हुए होंगे। तब उसको हो सकता है डायबिटीज ना हो, अभी जाके डायबिटीज हुआ हो। तो उनकी जो बॉडी में जो जीन्स आए हैं वो उनके पेरेंट्स से आए हैं, तो एटलीस्ट एक जनरेशन पीछे आप जरूर जाने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम अक्वायर्ड एंटीसीडेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। अक्वायर्ड एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या है? आप पैदा कैसे हुए थे, मतलब आपका सी सेक्शन हुआ था या आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? क्यों? सी सेक्शन वाले जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली आपके पेट से कट करके उनको बाहर निकाला जाता है, वो वजाइनल डिलीवरी से नहीं हुए होते हैं। जब कोई बच्चा वजाइना डिलीवरी से होता है तो जो वजाइना होता है और जो एनएस होता है वो आसपास होता है। तो जो आपके एनएस में जो बैक्टीरियाज, लार्ज इंटेस्टाइन जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है, वहां से जो बच्चा बाहर निकल रहा है, पेट में जब बच्चा होता है ना, तो बहुत ही स्टेरलाइन इन्वायरमेंट में होता है, मतलब वहां पे कोई बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, कोई भी माइक्रोबायोम नहीं होता है। तो जैसे ही जब बच्चा आपके वेजाइनल डिलीवरी से बाहर निकलता है, तो आपके जो गट में जो भी हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो तुरंत जाके बेबी की गट लाइनिंग को कवर कर लेते हैं। जैसे ही बच्चा, अभी बेबी का गट लाइनिंग ना एकदम नॉर्मल है, ये उसके विलाए हैं, एकदम ऐसे है बेबी का जो अंदर का जो इंटेस्टाइन है ना, वो एकदम ऐसे है। ठीक है, अभी उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी से बैक्टीरिया बच्चा बाहर आ रहा है, तो वेजाइना से जो आपके एनएस से जो बैक्टीरियाज निकलेंगे, वो तुरंत आके इसके लाइनिंग को ऐसे कवर कर लेंगे, आपकी गट लाइनिंग को आके वो बैक्टीरियाज जो है ना इस तरीके से कवर कर लेते हैं। तो बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन वही बच्चा जो सी सेक्शन का होता है, वो सी सेक्शन का जब बच्चा बाहर आ रहा है तो वो वेजाइनल डिलीवरी से बाहर नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है? डॉक्टर का हाथ का ग्लव्स पे कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो होंगे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे कोई भी माइक्रोबायोम नहीं है। आपके हाथ के ऊपर माइक्रोबायोम है, बच्चे हॉस्पिटल का एनवायरमेंट कैसा है, वहां पे कौन सा बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है, बुरा बैक्टीरिया है। तो उस समय जो बच्चे की जो देखा जाता है, जो बच्चे सी सेक्शन होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी नॉर्मल डिलीवरी के बच्चों से कम होती है। दूसरा फैक्टर, जब वो पैदा हुए थे तो तुरंत 2 दिन में डिस्चार्ज हो गए थे। अगर उनका जब आप केस हिस्ट्री लेते हो, तो अगर वो बच्चा ज्यादा दिन तक एनआईसीयू में रहता है तो वो बच्चों में भी थोड़ी सी इम्यूनिटी के इश्यूज देखे जाते हैं। बचपन से बच्चा फॉर्मूला फीड पे है या इम्यून आपके ब्रेस्ट मिल्क पे है। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क को देखो और फॉर्मूला फीड को, ब्रेस्ट मिल्क को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसमें आपको लाइव एंटीबॉडीज दिखेंगे, क्योंकि माँ के बॉडी से जो दूध बन रहा है वो बच्चे में डायरेक्टली जा रहा है, और बच्चे की बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन आया भी है तो माँ उस हिसाब से एंटीबॉडीज बना के बच्चे में डाल रही है, तो उनकी इम्यूनिटी फॉर्मूला फीड की इम्यूनिटी से ज्यादा होगी। जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं उनका वेट गेन नॉर्मल ब्रेस्ट फीड फॉर्मूला फीड के बच्चों से ज्यादा होता है। क्यों? फॉर्मूला फीड पे जो बच्चे होते हैं, फॉर्मूला फीड में जो न्यूट्रिशन जाता है, कभी कभी बच्चों का शरीर उसको प्रॉपर ले नहीं पाता, तो वो बच्चे आपको थोड़े से पतले दुबले नजर आएंगे। लेकिन जो बच्चे 100% ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं वो वेट गेन जल्दी करते हैं। क्यों जल्दी करते हैं? क्योंकि जो भी माँ के दूध से उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, वो बिल्कुल उन्हीं के लिए बनाया हुआ है, और बच्चे वो प्रॉपर लेना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उनका वेट गेन जो होता है वो फॉर्मूला फीड के बच्चों से ज्यादा देखा जाता है। तो ये सब जो बेनिफिट्स है ना, ये आप सामने वाले को जब आप उनका हिस्ट्री लोगे कि वो सी सेक्शन हुए थे क्या, एनआईसीयू में ज्यादा दिन तो नहीं रहे थे, जो बच्चों का हॉस्पिटल होता, जो बच्चों का क्रिटिकल केयर सेंटर होता है, फॉर्मूला फीड पे थे या कितने मंथ्स उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करा है, उसके हिसाब से उनकी इम्यूनिटी क्या है वो आप देखोगे। और पता है एक रिसर्च में क्या आया था जब हम ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे? मैक्सिमम बच्चे जो ऑटो इम्यूनिटी जिनको हुई है,
उनमें मैक्सिमम बच्चे सी सेक्शन से पैदा हुए थे जिनमें ऑटो इम्यूनिटी देखी गई थी। और उसके बाद बचपन में कितना ज्यादा उनको इन्फेक्शन देखा जाता था। कुछ कुछ बच्चे आप देखो जल्दी बीमार होते हैं। टच वुड, आज आरोही अगले महीने 12 महीने की हो जाएगी, इस 12 महीने में उसको एक बार ही फीवर आया है। टच वुड, एक बार ही फीवर आया। आज तक उसको फीवर सर्दी खांसी कुछ नहीं, क्योंकि 100% ब्रेस्ट फीड पे है। अभी वो उसने डब्बे वाला कभी दूध ही नहीं पिया है, और अभी भी घर का ही होममेड जो भी हल्का फुल्का, उसको भी फ्रूट जूसेस हो गया, फ्रूट्स हो गया, अभी मैं वही उसको खिला रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उसको इन सब चीजों से, वैक्सीनेशन से दूर रखा है मैंने। तो जितना ज्यादा बच्चे, रेकरेंट इन्फेक्शन होता है बच्चों का, और जब भी इन्फेक्शन होता है, मैंने अपने घर में केसेस देखा है। मेरे भैया की लड़की 3 साल की थी तब उसको यूटीआई हो गया था। यूटीआई पे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक देना स्टार्ट हो गया। तो कभी कभी घर वाले नहीं बात मानेंगे आपकी, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो ये अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करिए कि बच्चों में एंटीबायोटिक को यूज बिल्कुल ही कम करिए। बच्चे एंटीबायोटिक नहीं झेल सकते। हमारी पूरी जिंदगी 2 एंटीबायोटिक के डोजेस हम नहीं झेल सकते। आप सोचो, बच्चों को हम भर भर के एंटीबायोटिक्स देते हैं, कितना ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखा जाता है। यस रेशमा जी, बहुत फर्क पड़ता है। तो जब आप ये केस हिस्ट्री लेते हो ना, आप एक्चुअली पेशेंट्स को दिखाते हो कि आप चाह रहे हो आप अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो ये प्रॉपर केस हिस्ट्री जब आपके पास रहेगा ना, अब कोई आपके पास कोई बच्चा आ रहा है, सपोज करो उसका टाइप 1 डायबिटीज का कोई केस है, या कोई बच्चा है उसको यंग एज में बहुत सारा अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, और आपने जब उसका हिस्ट्री लिया तब आपको पता चला ओके बच्चा सी सेक्शन से हुआ है, फॉर्मूला फीडिंग पे था, बहुत इन्फेक्शन हुए थे, एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज हुआ था, तब आप उनको कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको कल का ही केस बताती हूँ। ये सुजाता जी, कल का ही केस बताती हूँ। कल मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड सऊदी से आए थे, तो उनकी बच्ची 2 साल की है। बोले मेरी बच्ची को इतना ज्यादा इन्फेक्शन भाभी, इतना ज्यादा इन्फेक्शन, कुछ खा ही नहीं रही है, कुछ पी ही नहीं रही है, पूरा सर्दी खांसी बस एक ही चीज पे, किस पे, दूध पे। वो दिन भर में 2 लीटर दूध पी जाती है, और किसी डॉक्टर ने उसको ये नहीं बोला कि उसको जितना भी कॉफ बन रहा है वो दूध की वजह से बन रहा है। उसने पहले सऊदी का दूध पिया, अभी इंडिया में दूध पी रही है, अभी यहाँ से दूसरी कंट्री में जाएगी, बस दूध पे ही वो लड़की टिकी हुई है। तो जितना ज्यादा वो दूध पी रही है, लेकिन आप समझाओगे सामने वाला समझेगा नहीं। क्यों? उनके अमेरिका के डॉक्टर ने और वहां के डॉक्टर ने बोला हुआ है कि जितना वो दूध पिएगी उसके लिए अच्छा है। उसको एग खिला रहे हैं, उसको चिकन खिला रहे हैं, उसको मटन खिला रहे हैं, उसको चीज भर भर के दे, उसको चीज पसंद है तो कल चीज सैंडविच ही खाया उसने। तो ऐसे अगर लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम आती है। उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसकी जरूर पूछो कि बचपन में ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो कुछ नहीं हुआ था, या घर में पेरेंट्स स्मोक करते हैं क्या, अल्कोहल तो नहीं था। अल्कोहल भी अगर आप ले रहे हो तो उसमें भी होता है, केमिकल हो गया, पोल्यूशन हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये भी हम अपनी बॉडी में जेनेटिक चेंजेस कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में, आप, आपको पता है जितना हम लिपस्टिक भी लगा रहे हैं ना, ये लिपस्टिक भी हमारी बॉडी में केमिकल डाल रहा है। तो जितना ज्यादा हम 2 केजी लिपस्टिक अपने पूरे जीवन काल में लड़कियां खा जाती हैं, 2 केजी की बात कर रही हूं मैं। तो ये सब लिपस्टिक में केमिकल्स, आप देखो ना कितने सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। आप अपने घर में जो कोलिन भी यूज कर रहे हो, उसको जो आप इनहेल भी कर रहे हो ना, हम पर डे लगभग 300 से ज्यादा केमिकल्स कर रहे हैं। ये केमिकल्स क्या कर रहा है, हमारे जेनेटिक लेवल पे ही तो चेंज कर रहा है। तो जितना हो सकता है ना, केमिकल को अवॉइड करने की कोशिश करो, जितना ज्यादा हो सकता है। उसके बाद पास्ट इलनेस, डेंगू हुआ था क्या कभी, कोविड हुआ था क्या कभी, कोई बीमारी हुई थी, टीवी हुआ था, हेपेटाइटिस हुआ था, लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस कभी कोई लिया है क्या, पीपीआई जो एसिड्स, एंटासिड्स वगैरह लेते हैं, पेन किलर्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह, ओसीपीज, एंटीसाइकोटिक, कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, तो याद रखो हमारा जो एक्वायर्ड एंटीसीडेंट्स है कैन बी एट्यूनेटेड। मतलब हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, बट हाँ, उसके जो ऑनगोइंग इफेक्ट्स है ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्वायर्ड एंटीसीडेंट्स हमें पता चल गया है। जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, ये हमें बीमारियां करती हैं। और एक जो हम खुद अपने से लेते हैं, एक तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारा पुअर स्लीप की वजह से हम सो नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, चाइल्डहुड एंटीबायोटिक्स हम जब लेते हैं तो हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो डैमेज हो जाता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा बच्चा आ रहा है जो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हाँ बचपन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था, हमने एंटी, आपको पता है आज से कुछ साल पहले, मतलब जो हमारे 1970s या 80s में, जो 1980s, एटीज में, हाँ 80s 70s 80s में 60s में जो लोग हुआ करते थे, तब एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस होते थे, उसको हम पेनिसिलिन के इंजेक्शंस बोले जाते थे। लोग 2-2 4-4 साल तक पेनिसिलिन के, हमारे पास एक ये भी केस आया था, 4 साल तक पेनिसिलिन के इंजेक्शंस उन्होंने लिए।
तो जब भी कोई पेशेंट आता है ना, उसको ये जरूर पूछो कि एंटीबायोटिक्स खाया था क्या। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता बेचारों को कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। अगर थोड़े एजुकेटेड क्लाइंट हैं तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जरूर पूछो। नहीं पता है तो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री निकालो, बोलो सारे रिपोर्ट्स लेके आओ, डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं वो दवाइयां निकालो, इंटरनेट पे जाकर सर्च करो, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा वो एंटीबायोटिक खाया था उसने 4 साल पहले या 5 साल पहले, तो उसका गट माइक्रोबायोम डैमेज है। दो उसको कांजी बना के दो, चावल का दो, फर्मेंटेड चीज दो, प्रोबायोटिक दो, प्रीबायोटिक दो, फर्मेंटेड फूड्स दो। ये आपके क्या करेगा, जो उसका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हुआ है ना उसको हल अच्छा करने में हेल्प करेगा। आपने देखा कि पेशेंट बहुत सीवियर स्ट्रेस में या ट्रॉमा में रहा है, तो उसको योगा करवाओ, ब्रेथ वर्क करवाओ, बात करो। एक अच्छे हीलर बनो, एक अच्छे इंसान बनो अंदर से, सबसे पहली बात, एक और अच्छे हीलर बनो। सामने वाला ऐसा होना चाहिए कि आपसे अपने दिल की बात वो शेयर कर सके, उसको फेस सेफ फील होना चाहिए आपके पास, कि आप उसको लगे कि हाँ मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। तो जो हमारे बायोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है ना उसको हम कम कर सकते हैं। तो मिटिगेट क्या करना, हमें उसके जो ऑलरेडी जो जीन्स है हमारी बॉडी में ना, हमें उसके इफेक्ट को ना कम करना है, उसके इफेक्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और जो चीजें हो गई हम उसको डिलीट तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसको हमें, उसका जो असर होगा उसको हमें थोड़ा सा हम रोक सकते हैं। तो ये हमारे एंटीसीडेंट्स हो गए। एंटीसीडेंट्स का मतलब जो पास्ट में जो चीजें हो गई हैं, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में जीन डिफेक्ट हो चुका है, वो आगे एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा वो हमारे हाथों में है। तो ये हमारा एंटीसीडेंट्स का काम करता है। दूसरी चीजें होती हैं जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एक मेरे पास एक पेशेंट आई थी। वो पेशेंट को आज से 10 साल पहले, उसको भी ऑटो इम्यून कंडीशन था, उसको कुछ उसको थायराइड का हैशीमोटो प्रॉब्लम था, ऑटो इम्यूनी कंडीशन था। और उसको जब मैंने बोला, कि उसने बोला कि नहीं बहुत दिनों से वो ठीक हो चुका था, बट अचानक डिलीवरी के बाद ना मेरा वो ऑटो इम्यून कंडीशन जो है ना वो ट्रिगर हो गया। बहुत सारे आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो बोलेंगे बहुत साल तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से ना वो मतलब पता नहीं, अचानक से मुझे यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो गया। तो आपको ये दूसरी जो चीज हमने पढ़ी ना, एंटीसीडेंट्स, पहले हमने पढ़ा एंटीसीडेंट्स मतलब पास्ट हिस्ट्री जो हो चुका है, या तो पेरेंट्स ने दिया या हमने डिफेक्ट करके अपने जीन्स में वो डिफेक्ट किया। अब वो डिफेक्ट हो चुका है, अब हमारा एक जीन जो है, यहाँ पे एक जीन जो है वो डिफेक्ट हो चुका है। या तो डायबिटीज का ले लो, हाइपरटेंशन का ले लो, कैंसर का ले लो, जो भी जीन है, ये जीन अब अगर ये एक्सप्रेस कर गया तो वो बीमारी हो जाएगी, लेकिन हमें इसको सप्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। अब आता है दूसरा चीज जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर का मतलब क्या है, हमारी लाइफ में कभी कोई इवेंट होता है और ये हमेशा टाइम लिंक्ड होता है। जैसे जब उस लेडी के बारे में मैंने जब केस हिस्ट्री लिया, तब उसने बोला डिलीवरी के बाद मुझे ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, डिलीवरी के बाद मेरे को और ज्यादा हैशीमोटो का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। वो बाहर की क्लाइंट थी तो उसको पता था कि हैशीमोटो क्या होता है, उनसे अपने एंटीबॉडीज के भी टेस्टिंग करवाए थे। उस समय तक उसका एंटीबॉडीज नॉर्मल रेंज में था, लेकिन डिलीवरी के बाद वो पॉजिटिव हो गया। तब जाके जब उससे बहुत ज्यादा डीपली बात करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि डिलीवरी के बाद वो पोस्टपार्टम में जब गई, बच्चे के पोस्टपार्टम जब उसका टाइम आया, तो उसके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा था उसको, वो हर एक चीज अकेले कर रही थी। पोस्टपार्टम के बाद बहुत ज्यादा मेंटल भी एक प्रेशर रहता है, रात रात भर जगना, नींद ना आना, डिप्रेशन में रहना, काम छूट गया था उसका, जॉब चली गई थी, बच्चे के साथ चिड़चिड़ हो जाना बहुत ज्यादा, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जब वो गई, जब उसके बॉडी में ये स्ट्रेस लेवल बढ़ना स्टार्ट किया, तब उसका जो ये जीन था ना, ये ट्रिगर हुआ। मतलब आप ये समझ लो कि ये ना, वो चिंगारी का काम होता है ना, वो चिंगारी का काम करना। तो ये उसके केस में ये था। एक केस जो मैंने ऑटो इम्यून का देखा था, उसमें इसलिए मैंने जो जो भी केसेस देखे मैंने उसके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। एक बंदे को ऑटो इम्यून तब ट्रिगर हुआ जब उसको एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था, तब उसको एक ऑटो इम्यून का कंडीशन जो था वो ट्रिगर हो गया। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है वो बोलता है कि हाँ अचानक से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले मुझे अचानक से ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसके पहले का इंसिडेंट जरूर पूछो कि कुछ हुआ था क्या, कुछ लाइफ में कुछ नया चेंज हुआ था क्या। तब उसने बताया कि नहीं मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ था। आईबीएस का एक पेशेंट आया था, यंग लड़का था। जब उसका हमने केस हिस्ट्री लिया था तब उसने बोला था कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, हमने बाहर कहीं खाना खाने गए थे और मुझे लूज मोशंस होने लगे थे, वॉमिटिंग होने लगी थी, तब मुझे पता चला मुझे फूड पॉइजनिंग हुई, और उसके बाद मेरा जो गट था ना वो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया। मतलब जो उसका आईबीएस का जो प्रॉब्लम था, एक फूड पॉइजनिंग ने उसको ट्रिगर कर दिया। कभी कभी कुछ लोग अचानक से किसी की डेथ होने के बाद वो ऐसा शॉक में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनको अचानक से कोई बीमारी जो होती है वो आ जाती है। तो इस तरीके से जब भी किसी को कोई बीमारी होती है तो हमें ट्रिगर देखना होता है कि कौन सी चीजें उसको ट्रिगर कर सकती हैं,
और कौन सी चीजों ने इसको ट्रिगर किया होगा, तो इसको हम ट्रिगर्स कहते हैं। तो हमारा एक एंटीसीडेंट होता है जो हमारे जन्मजात हमें मिल रहा है। ट्रिगर, हमारी लाइफ में कभी कोई सिचुएशन ऐसी आई हो जिसमें वो इंसिडेंट उसको ट्रिगर कर दिया गया हो। और तीसरा होता है जिसको हम मीडिएटर्स कहते हैं। मीडिएटर्स अभी हम देखते हैं। अब मीडिएटर्स क्या होते हो, अब ये समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे एक हवन कुंड था, इसमें ऑलरेडी लकड़ी रखी हुई थी और बगल में घी का एक डब्बा रखा हुआ था। हमने दूसरे, ये हमारा हो गया एंटीसीडेंट, ये लकड़ी रखी हुई है, ये है एंटीसीडेंट। ये लकड़ी जल भी सकती है, ये लकड़ी बुझ भी सकती है, बंद भी हो सकती है। अब जो दूसरा हमारा ट्रिगर था, वो ट्रिगर हमारा क्या था, ये घी का डब्बा। तो ये घी के डब्बे से एक बूंद घी यहाँ पे गिरी और वो ट्रिगर हो गया, एक चिंगारी सी निकली। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है मीडिएटर्स। मीडिएटर्स का मतलब, अब कंटिन्यूसली किसी ने इसमें एक चम्मच डाल दिया और वो चम्मच कंटिन्यूसली ये घी निकालकर टप 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 करके ये घी गिरा रहा है, मतलब यहाँ पे जो चिंगारी थी वो धीरे 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 आग में बन रही है। तो मीडिएटर्स का मतलब क्या होता है, कौन सी ऐसी चीज है जो उस कंडीशन को चालू रख रही है, मतलब उस डिजीज को आगे बढ़ाने में और उसको और खराब करने में कौन सा कंडीशन है जो उसमें हेल्प कर रहा है। मीडिएटर्स में हम बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम क्यों चेक करवाते हैं पेशेंट के। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स से हमें पता चलता है कि देखो, इन्फ्लेमेशन होना एक अच्छी चीज है, इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन जब लंबे समय तक बना रहे, 6 6 8 8 महीने तक इन्फ्लेमेशन बना रहे, तो उस जगह पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है और वही जाके बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। कॉर्टिजोल का लेवल रोज निकलना चाहिए, लेकिन वो कॉर्टिजोल का लेवल जब 24/7 हाई रहे, सुबह में कॉर्टिजोल बढ़ना चाहिए, फिर शाम होते होते कॉर्टिजोल कम होना चाहिए। लेकिन अगर ये कॉर्टिजोल का लेवल दिन भर ही बढ़ा रहे तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपका स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेटेड 24/7 होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम सबको पता है खराब है, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत जरूरी चीज है। हमारे सेल को सिग्नल देता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपके सेल के अंदर जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है ना, तो वो आपके सेल को एक सिग्नल देता है कि अब ग्लूकोज को अंदर मत आने दो। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करता है ताकि और ग्लूकोज अंदर ना आए, और खाना नहीं चाहिए हमें। लेकिन जब यही माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो उसी सेल को डैमेज भी कर देता है। आग अच्छी चीज है, ठंडियों में आपको वार्म करता है, लेकिन वही आग जब घर लग जाए ना तो पूरा घर को भी जला सकता है। तो वही चीज आपके मीडिएटर्स का काम करते हैं। इसीलिए हम इसमें इंसुलिन का लेवल एक लेवल तक होना अच्छा है, लेकिन यही इंसुलिन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए हम मीडिएटर्स में ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो मीडिएटर्स क्या हो सकती है जिसको लाइफ लॉन्ग उसको एक्टिवेट करेंगी। अगर कोई इंसान रात में सो ही नहीं रहा है, उसका स्लीप पैटर्न, बहुत सारे पेशेंट आते हैं रात भर जगने का काम है, उनका जॉब है, आगे चलकर बीमारियां होती हैं। क्यों? उनके जो मीडिएटर्स है ना, जो घी गिराने का काम कर रहे हैं, वो सालों साल से घी गिर रहा है, मतलब रात भर वो सो नहीं रहे, कितने साल हो गए, इतने सालों की जॉब है, रात रात भर जग रहे हैं, बीमारी होगी ही होगी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आगे चल के बीमारी होगी। ये सब मीडिएटर्स है। दिन भर हाई प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कोई सैलेड नहीं खा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई है, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। या किसी ऐसे घर में, मेरे पास एक लाइव केस बताती हूँ, एक पेशेंट आया, उसको बोला कि अचानक से मुझे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया, स्किन एलर्जीज होना स्टार्ट हो गई, पूरा स्किन पे सोराइसिस। हमने बोला कि अचानक से क्या हुआ? बोला 3 महीने पहले घर चेंज किया था। तब हमने जाके पूछा कि क्या घर में फंगस है? बोले फंगस क्या होता है? मैंने उसको फोटोज दिखाए, बोले हाँ मैडम, ये तो मेरे पूरे वॉल पे ही फंगस है। फंगस बहुत खतरनाक चीज होती है, अगर किसी फ्रूट पे भी कभी फंगस दिख जाए ना, हाथ से मत छुओ, बहुत खतरनाक चीज होती है। फंगस का जो एलर्जन होता है वो अगर बॉडी में घुस गया ना, तो भूल जाओ, बॉडी से फिर कभी निकलता नहीं है, फिर बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कंटिन्यूसली अगर आप टॉक्सिन्स और एलर्जेंस पे अगर हो रहे हो बॉडी में, तो आपको मीडिएटर्स जो है उसको हम कहते हैं। तो ये आपका वो फ्यूल है, वो घी है जो आपकी आग को ना कभी बुझने नहीं देता। अगर आपका बॉडी में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बॉडी ने वहां पे सपोज करो, एग्जाम्पल आपने कभी फील किया होगा, मैं आपको इन्फ्लेमेशन समझाती हूँ। आप जा रहे हो कहीं पे, अचानक से आपको चोट लग जाती है, तो आप देखते हो वहां पे हल्का सा सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, वो इन्फ्लेमेशन है। बॉडी ने जैसे यहाँ पे सपोज करो कोई आपका, ये आपका वो एल्बो है, आपका आपका एल्बो कहीं पे ऐसे लग जाता है, यहाँ पे हल्का सा कुछ डैमेज हो गया, बॉडी ने क्या किया, यहाँ पे लाल कर दिया, ये एरिया को ना पूरा रेड रेड कर दिया, यहाँ पे सूजन हो गया। क्यों? बॉडी ने यहाँ पे ज्यादा खून भेजना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ज्यादा आपके WBCs गए, क्योंकि कटा था तो बाहर से बहुत सारे जर्म्स आए होंगे, इन्फ्लेमेशन आया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पस भी बनना स्टार्ट हो गया, एक ब्लैक कलर की ऊपर एक कोटिंग भी आ गई, और कुछ दिनों के बाद देखोगे इन्फ्लेमेशन आपका सेटल डाउन हो जाएगा।
जाएगा। क्यों? बॉडी ने यहाँ पे जो भी रिकवरी का काम था वो रिकवरी कर दिया और फिर बॉडी यहाँ पे नॉर्मल सेटल डाउन हो गई। लेकिन अगर रोज मैं इसी जख्म को रोज को वहां पे कुछ करूं या उसको चोट लगाऊं या कुछ ऐसा करूं तो ये इन्फ्लेमेशन मेरा कभी रुकेगा ही नहीं। सेम चीज हमारी बॉडी में होती है। अगर मेरे घुटने में किसी को अगर रिमेटोइड आर्थराइटिस है, वहां पे इसका जो जॉइंट है वो इफेक्ट हो रहा है, बॉडी ने वहां पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भेजा, बॉडी हीलिंग कर रही है, लेकिन वहां पे रेगुलरली कोई चीज जो है वो एक्टिवेट अटैक कर रही है, जो ऑटो इम्यून में होता है, अपनी बॉडी उसको अटैक कर रही है कर रही है कर रही है कर रही है, तो क्या हो रहा है वहां पे वो रेमेटोइड आर्थराइटिस के जो आर फैक्टर्स है वो बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, मीडिएटर्स पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी आपको आई होप सबको समझ में आया होगा कि एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, ट्रिगर क्या होता है और मीडिएटर्स क्या होता है। जब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो आप एक प्रॉपर चार्ट बना पाओगे। एक एग्जाम्पल केस स्टडी बताती हूँ। एक 35 साल की लड़की, लेडीज, पीसीओएस का प्रॉब्लम, वेट गेन, एंजाइटी। तो अगर इसके एंटीसीडेंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास कोई लेडी आई है 35 साल की है, तो उसको मैंने पहले मैं एंटीसीडेंट्स पूछूंगी। एंटीसीडेंट्स में भी पहले मैं ये पूछूंगी कि जेनेटिक एंटीसीडेंट्स और एक्वायर्ड एंटीसीडेंट्स। तो जेनेटिक में जब मैंने पूछा कि मम्मी को या किसी को कभी पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम था, तब उसने बताया कि हाँ मेरी मम्मी को बहुत साल लगे बच्चे करने में, उनको भी पीरियड से रिलेटेड इश्यूज रहते थे, चेहरे पे बहुत बाल वगैरह होते थे। तब हमें एक आइडिया मिला कि ठीक है इसके मदर को जो है पीसीओएस का प्रॉब्लम है। और इसकी हमने ये फिर देखा तो उसकी मासी को भी पीसीओएस का प्रॉब्लम था, उसकी मासी जो थी उनको कोई बच्चे नहीं थे, और मदर को जो डायबिटिक का प्रॉब्लम था। तो ये हमने एक जेनेटिक एंटीसीडेंट में देखा कि ठीक है उनके जो मटरनल साइड के लोग हैं उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम था। एक्वायर्ड एंटीसीडेंट से मैंने पूछा कि सी सेक्शन हुए थे नॉर्मल हुए, तो उसने बोला सी सेक्शन, मम्मी को दूध नहीं बनता था तो फॉर्मूला फीड था, और बचपन में इन्फेक्शन वगैरह होता था तो एंटीबायोटिक्स वगैरह भी बहुत खाया है, और बचपन में कुछ फैमिली इश्यूज थे उसको, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा भी उसका था, और घर में शुगर का डाइट ज्यादा, मतलब कॉलेज में फिर बाहर आ गई तो बहुत ज्यादा शुगर का डाइट वगैरह लेने से जब तक वो 35 साल की हुई तब तक उसको पीसीओएस, मतलब जब शुगर का डाइट 11 12 साल 13 साल में बहुत शुगर का डाइट लेना स्टार्ट किया, और 12 13 साल में उसको वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। और जब उसकी जो शिफ्ट वर्क है, जो उसका शादी के बाद उसका जो जॉब वगैरह था उसमें भी थोड़ा सा इश्यूज थे, और शादी के बाद भी उसका वेट गेन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, नाइट शिफ्ट वगैरह था। अभी उसका जो वेट है वो आई गेस कुछ 98 kgs है। अभी वो, उसको अस्थमा है, उसका संजय सर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अस्थमा का। और अभी उसने मतलब शादी की थी, फिर उसका डिवोर्स हो गया, उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहती थी, साइकिल उसके रेगुलर नहीं थे, एक ने है, पूरे चेहरे पे वो शेव करती, इतना ज्यादा उसके चेहरे पे बाल आते हैं, और बाल सिर पे ज्यादा दिखते नहीं है। तो ट्रिगर में हमने ये देखा कि उसका जब वेट गेन हुआ तो कहीं ना कहीं उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी केस होना स्टार्ट हो गया, और नाइट शिफ्ट करने की वजह से भी उसके हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉर्टिजोल का लेवल जो था वो उसका बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से उसके हेयर फॉल, एकने, ये सब इरेगुलर पीरियड्स, तो चीजें थी। अब हमने मीडिएटर्स देखना स्टार्ट किए कि क्या क्या है। तो हमने फिर उसका इंसुलिन का जब लेवल चेक किया तो उसका जो फास्टिंग इंसुलिन था वो बहुत हाई था, उसका जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल था उस वो हाई होने की वजह से हमने देखा कि उसके चेहरे पे बाल वगैरह बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने की वजह से उसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है। और नाइट शिफ्ट होने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस में है तो उसका कॉर्टिजोल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। कॉर्टिजोल का लेवल हाई होना खुद में एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रात में नाइट शिफ्ट की वजह से वो बहुत हाई कार्ब डाइट ले रही है, क्योंकि कैंटीन में जो अवेलेबल होता है, रात में जगना मतलब इमोशनल ईटिंग बहुत खाना होता है। एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से उसका गट डिस्बायोसिस देखा गया, और रात में वो जगती है, सुबह जब धूप लेने का टाइम आता है तब वो सोती है। गट डिस्टर्ब होने की वजह से उसका B12 का भी लेवल कम है और उसका विटामिन डी का भी लेवल कम है। जब अगर मेरे पास पेशेंट की इस तरीके से अगर हिस्ट्री होगी तो मैं एक प्रॉपर डाइट प्लान उसको बता पाऊंगी, और उस हिसाब से मैं उसका डाइट प्लान प्लान कर पाऊंगी। इसीलिए कहीं ना कहीं फंक्शनल मेडिसिन थोड़ा सा हेल्प करता है जब आप इस तरीके से पेशेंट के डाइट प्लान में जाते हो तो। सो हमारा जो जेनेटिक एंटीसीडेंट्स है उसको हम कहीं ना कहीं अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो अभी अगर ऐसा पेशेंट अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगी। मैं उसको ऐसी डाइट पे दूंगी जो इंसुलिन को आपकी बॉडी में सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जैसे दालचीनी का पानी हो गया, मेथी का पानी हो गया, ये सब इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। उसके डाइट प्लान में मैं मूवमेंट जरूर इंक्लूड करूंगी,
अगर वो जॉब वाला काम करती है तो खाना खाने के बाद जो हमारा जो लेग्स को हिलाने का जो एक्सरसाइज मैंने बताया, या एंटी ग्रेविटी जो एक्सरसाइजेस होता है वो आप उसको बता सकते हो, या ट्रैम्पोलिन में जंप करने का एक्सरसाइज आप बता सकते हो। खाना खाने के बाद एटलीस्ट उसको 15 से 20 मिनट वॉक करने को बोल सकते हो, चाहे वो फोन पे बात करे, काम करते करते बात करे, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत सोना अवॉइड करवा सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करवाओ, क्योंकि उसका ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है और आगे चलकर उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। दूसरा, जो हमने उसने खुद अपनी लाइफ में एक्वायर किया है, तो एंटीबायोटिक ज्यादा लेने की वजह से उसका गट डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से उसको ये पीसीओडी पीसीओएस का भी प्रॉब्लम गट से रिलेटेड होता है। तो गट जब आप उसको ठीक करोगे, उसकी डाइट में कांजी हो गया, प्रोबायोटिक हो गया, प्रीबायोटिक हो गया, अपना प्रोबायोटिक जी प्लस आप उसमें ऐड कर सकते हो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, एक पॉइंट याद रखना, अगर कभी किसी का विटामिन डी का लेवल कम है, तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है ना ए डी ई के, नॉर्मली वो भी कम देखे ही जाते हैं। तो कभी भी अगर आपके किसी भी पेशेंट का विटामिन डी कम है ना, तो कोशिश करो उसके खाने में विटामिन ए डी ई के हर एक चीज को कंप्लीट करने के लिए विटामिन ए रिच डाइट, धूप में बैठाओ, विटामिन ई के, ये सब के तो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन कोशिश करो जितना ज्यादा हो सकता है उसको फॉर्मेंटेड फूड हो गया, विटामिन ए रिच डाइट, विटामिन ई, ये सब उनको अगर दोगे तो उनका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होगा वो अच्छा होगा। और उसमें आप चाहो तो कोकोनट का कोल्ड प्रेस ऑयल उनको 1 चम्मच पीने को भी दे सकते हो, क्योंकि ये अगर उनका गट का कोई भी प्रॉब्लम है, कोकोनट के ऑयल को डाइजेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, आपके मुंह के जो सलाइवरी जो एंजाइम्स हैं वो भी उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया था ना, गॉल ब्लैडर के जो रिमूवल पेशेंट्स होते हैं उनको आप कोकोनट का डाइट, कोकोनट उसका ऑयल पीने को दे सकते हो, सुबह 1 चम्मच भी वो पी सकते हैं। आपने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज फिल्टर बुलेट कॉफी बनाते हैं, बुलेट कॉफी में क्या होता है, आपका घी होता है या कोकोनट ऑयल होता है, उसको कॉफी में मिक्स करके वो पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर हमें ये सारी चीजें पता चल जाएगी तो हम ट्रिगर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके जो पैटर्न, उसका जो जॉब का पैटर्न है उसको हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े, वैसे मैंने आपको बोला जब तक आप फंक्शनल मेडिसिन के डीप में नहीं जाओगे तब तक आपको ये पूरा डिटेल में नहीं समझ में आएगा। तो अभी अगर सिंपल में इस पे बात करूं, एंटीसीडेंट्स का मतलब है उसका बैकग्राउंड स्टोरी। क्यों ये पर्सन को, अगर इस पर्सन को डायबिटीज हुआ है तो क्यों डायबिटीज हुआ है? तो दो चीजें हो सकती हैं, या हो सकता है उसके पेरेंट्स को डायबिटीज ना हो और उसको डायबिटीज हो, तो उसका जो जेनेटिक एंटीसीडेंट्स है, हो सकता है उसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है, लेकिन उसका एक्वायर्ड एंटीसीडेंट्स जो है ना, उस केस में उसने उसने अपने लाइफ में वो जीन्स में जो चेंजेस लाए हैं डायबिटीज के, जिसकी वजह से उसको डायबिटीज हुआ है। तो ये पर्सन को डायबिटीज क्यों हुआ, ये पर्सन को हाइपरटेंशन क्यों हुआ, उसमें कौन से पॉइंट में उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जिसको हम ट्रिगर कहते हैं, किसने वो आग लगाई है, और कौन सी चीज उस आग को जलने में मदद कर रही है, दैट इज योर मीडिएटर। तो ये तीन चीजें हैं जो फंक्शनल मेडिसिन का बेस होता है, एंटीसीडेंट्स, ट्रिगर्स और मीडिएटर्स। अगर मुझे किसी पेशेंट के बारे में तीन चीजें पता चल जाए, ये पेशेंट जो है उसको कौन कौन सी बीमारी होने के चांसेस है, उसकी लाइफ में कौन से पॉइंट पे ये ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हुई, और उसकी लाइफ में कौन से फैक्टर पे वो काम नहीं ढंग से कर रहा है जिसकी वजह से वो आग जो है उसकी जल रही है, अगर ये तीन चीजें मुझे पता चल जाए तो शायद मैं पेशेंट का एक राइट तरीके से ट्रीटमेंट कर सकूं। ऑल ओके, गुड मॉर्निंग। ओवर जा रहा है ना आज, ओवर जा रहा है ना आज। रविंद्र जी बोल रहे हैं नहीं मैम, लेकिन स्माइल से लग रहा है कि नहीं मैम आज तो सब ऊपर ऊपर जा रहा है। ओके, 2-3 बार पढ़ लेना, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी मैं आपको जो चार्ट बनाना सिखाऊंगी ना, ओके अभी मैं आपको जो चार्ट बनाना सिखाऊंगी तो यही है एंटीसीडेंट, ट्रिगर्स और मेडिएटर्स, ये तीन चीजें हैं। गुड मॉर्निंग संत जी। ओके, तो मीडिएटर्स हमारा क्या हो गया, मीडिएटर्स हमारे वो सारी चीजें हो गई जो आग को लगाने जो आग को जलते रहने में मदद करती है। तो उसमें हमें देखना है कि क्या चीजें एक्सेस है, क्या चीजों की कमी है, किसकी वजह से ये चीज हो रही है, क्या निकालनी है। इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स पे हमें डालना है। और कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट की वजह से हो रहे हैं। जैसे एक पेशेंट थी जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था। आप बिलीव नहीं करोगी, छोटी छोटी चीजें कभी कभी असर दिखाती है। उसको बस जब वो आई तो बॉटल लेके आई, मैंने बोला आप ये प्लास्टिक की बॉटल में कब से पानी पी रहे हो, मैंने बोला प्लास्टिक के बॉटल्स बंद करो। प्लास्टिक के बॉटल्स में बीपीए होता है, बीपीए हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स के साथ कॉम्पीट करता है।
सपोज करो ये आपका सेल है और यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा हुआ है आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो आपका जो बीपीए है, आपका जो ये इसको हम हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स बोलते हैं, ये आके इस रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाता है और बेचारा आपका एस्ट्रोजन जो बॉडी का है ना, वो उससे नहीं चिपक पाता है। तो इसीलिए कभी कभी हम छोटे छोटे चेंजेस, इसलिए पेशेंट आए ना, प्लास्टिक की बोतल बंद करो, एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना मत खाओ, नॉन स्टिक में खाना मत खाओ, ये छोटी छोटी चेंजेस करवा के आप पेशेंट में रिजल्ट ला सकते हो। छोटे छोटे इन्वायरमेंटल, इसी को तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स कहते हैं। ओके, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब देखो ये टाइमलाइन जो मैंने आपको बताया था, अब ये टाइमलाइन का आपको मैंने पिक्चर निकालने के लिए बोला है। आपको मैं कल एक होमवर्क दूंगी, उसमें मैं आपको 2-3 केसेस दूंगी और मैं चाहूंगी कि आप खुद से वो टाइमलाइन बनाए पेशेंट का। ओके सुजाता जी, वेरी गुड। तो अभी जैसे ये फंक्शनल टाइमलाइन मैंने आपको एक दिया है, फंक्शनल टाइमलाइन में यहाँ पे 3-4 चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे पहला लिखा है एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स में आप यहाँ पे अपने आप 2 कॉलम बना सकते हो, एक जेनेटिक एंटीसीडेंट्स कर सकते हो और दूसरा आपका एक्वायर्ड एंटीसीडेंट्स, मतलब जो उसने पैदा होने के बाद, जो हमारा बर्थ के टाइम पे जो हमारा होता है वो उसने क्या लिया है, और आपका पैदा होने से पहले प्री कंसेप्शन, मतलब माँ जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो हम वहां पे ये देख सकते हैं। मीडिएटर्स यहाँ पे हैं और आपके ट्रिगर्स यहाँ पे हैं। अब एक टाइमलाइन है, एक टाइमलाइन हम कैसे बनाते हैं, सपोज करो आ, ये एक उसका केस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसका केस हिस्ट्री में बताती हूँ। एक केस जैसे वो 29 ईयर्स की ओल्ड जब लड़की थी, उसका जब टाइमलाइन बनाया, तो वो टाइमलाइन हमने कैसे बनाया, हमें ये पता चला कि जब वो 12 साल की थी तब उसने वेट गेन करना स्टार्ट किया। नहीं, यहां से हमें पता चला था कि जब वो 15 साल की थी तब उसका पीरियड जो था वो डिले हो गया। तो टाइमलाइन पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने 15 साल लिख दिया। तब उसने बोला कि 15 साल में मेरा डिले पीरियड होना स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ था जब मैं 12-13 साल की थी, तब मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ। तो वेट गेन उसका हमने 12 साल पे लिख दिया कि उसका वेट गेन होना स्टार्ट हुआ। तब हमने पूछा था कि आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है, बोली हाँ, जब मैं बचपन में थी तब मुझे थायराइड का मेरा सॉरी आपका टॉन्सिल जो था, टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था। तब हमने पता किया कि कब हुआ था उसका टॉन्सिल का ऑपरेशन। तब उसने बोला, जब उसकी मम्मी ने बताया जब वो 10 साल की थी ना, तब उसका टॉन्सिल का हटाया गया था, टॉन्सिल को सर्जरी करके हटाया गया था। तब उन्हें पूछा कि उसका डाइट कैसा होता था, क्यों वेट गेन हुआ, तब उसने बोला यार वो कुछ खाती नहीं थी, बस उसको पिज्जा बर्गर या ऐसी चीजें ही पसंद थी। तब हमने देखा कि जब वो इस ड्यूरेशन में थी ना, तब उसका बहुत ही हाई कार्ब डाइट वो लेती थी, जिसकी वजह से उसका उस समय वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, और वेट गेन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके पीरियड जो थे वो डिले होना स्टार्ट हुए। और जब पीरियड डिले होना स्टार्ट हुए, तब उनने क्या देखा गया, तब उसके पीसीओडी के जो चांसेस थे ना वो बढ़ना स्टार्ट हो रहे थे। और जब वो 20 साल की हुई तो चेहरे पे जब वो आई थी तो बहुत ज्यादा एकने और चिड़चिड़ापन उसका बहुत ज्यादा रहता था। तब हमने क्या पूछा कि आपका सी सेक्शन हुआ था या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तब उसने बोला कि नहीं, मेरा सी सेक्शन हुआ था। अब जैसे वो सी सेक्शन उसने बोला तो मेरे दिमाग में एक क्या चीज आई कि कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे सी सेक्शन के होते हैं ना, उनका गट माइक्रोबायोम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता ही होता है, क्योंकि जैसी बच्चा इस दुनिया में आ रहा है और उसके सराउंडिंग में किस तरीके का माइक्रोबायोम है ना, वो डिसाइड करता है। अगर वेजाइनल डिलीवरी होती है तो बहुत ही हेल्दी माइक्रोबायोम बॉडी में जाता है, लेकिन अगर वही सिजेरियन होता है तो उसका माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जब उसकी माँ से मैंने पूछा कि सी सेक्शन हुई थी तो क्या उसको सर्दी खांसी लगा रहता था, उसने बोला हाँ, बहुत बीमार रहती थी, सर्दी खांसी तो रहता ही था। तब पूछा कि एंटीबायोटिक, बोला एंटीबायोटिक तो उसने बहुत खाया है। तब यहाँ पे मैंने ये चीज बताई कि उसका मल्टीपल यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक उसने लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हुआ और उस लड़की को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो थे वो ज्यादा बढ़ गए। और सबसे ज्यादा क्या, उसको फंगल इन्फेक्शन होता था, लेकिन डॉक्टर उसको मेडिसिन दे रहा है, लेकिन कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि प्लीज हाई कार्ब डाइट मत लो, जितना आप हाई कार्ब डाइट ले रहे हो उतना ज्यादा आपका फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ जो था वो बढ़ता गया। और उसके बाद जब वो आपकी 29 साल की हुई, जब हमारे पास आई, तो क्या पता चला, उसको पीसीओएस हो चुका है, उसको ऑलरेडी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है और मेटफॉर्मिन दवाइयां ले रही है, और भी बहुत सारी उसकी मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह वो हो रहे हैं। तो अगर करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो उसका वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया है, पीरियड्स बहुत डिले हो गए हैं, एंगर है, चिड़चिड़ापन है और चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्ने है। तो जब आप ये उसका सारा कुछ कंडीशन लेना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा। और जब हमने उसकी फैमिली हिस्ट्री ली तो क्या पता चला कि फैमिली हिस्ट्री से उसके घर में डायबिटीज मेलाइटस जो कंडीशन था वो था,
जब डायबिटीज मेलाइटिस का कंडीशन था, मतलब कहीं ना कहीं डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस बचपन से ही था, प्री कंसेप्शन से उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज के चांसेस थे। जैसे उसने हाई कार्ब डाइट लेना स्टार्ट किया, अगर उसके पेरेंट्स को पता होता कि अगर ये हाई कार्ब डाइट लेगी तो उसको आगे चलकर वेट गेन और आगे चलकर पीसीओडी के कंडीशंस हो सकते हैं। तो अगर हम ये टाइमलाइन प्रॉपर एक पेशेंट का बनाए कि बचपन से लेकर जब वो पैदा भी नहीं हुई है तब से उसके कौन से जीन्स हैं और अभी फ्यूचर में उसको क्या बीमारी होने वाली है, तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि हम पेशेंट को और अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। इसीलिए मेरी एक चाह है कि फंक्शनल मेडिसिन में मैं और ज्यादा आगे सीखूं और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी भी बहुत सारा, मैंने बोला ना मेरे जो सीनियर है वो 25 साल से सीख ही रहे। तो बहुत, कभी भी नॉलेज ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। कभी मत सोचो मुझे सब कुछ आता है, जितना लर्निंग एटीट्यूड रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो जब भी कोई पेशेंट आ रहा है, जब आप ये सारी चीजें लेते हो ना, उसके साथ बैठते हो, उसके पैदा होने से लेकर अभी तक उसकी सारी हिस्ट्री लेते हो, उसको सारा चीज बताते हो क्यों आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तब उसके ऊपर एक उसको लगता है कि हाँ वो आप पे भरोसा कर सकता है, आप कमिटेड हो। और क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना, मुझे हर एक सिस्टम में कुछ चीजें जहां पे कमी लगती है मैं उसकी सर्च करती हूँ कि क्या इसमें मैं और सीख सकती हूँ। और मुझे लगता है कि अब जो हम पेशेंट्स को देख रहे हैं ना, वो एक अलग नजरिए से देखते हैं, जब मैंने ये सारी चीजें भी अपने पेशेंट्स में ऐड करना स्टार्ट की और मुझे और अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए इसके बाद से। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स हमेशा अपने मन में रखता है, कैन आई ट्रस्ट यू, आर यू कमिटेड, एंड डू यू केयर अबाउट मी एज अ पर्सन, क्या आपको सच में फर्क पड़ रहा है मेरे लिए। तो ये कुछ केस स्टडी है। मैं चाहूंगी कि आप खुद से भी अपना ये बनाएं। एक पेशेंट का केस स्टडी है, लेकिन इसका भी मैंने आपके लिए टाइमलाइन बना के लाई हूँ। मैं आपको नया एक 2-3 केसेस दूंगी और मैं चाहूंगी कि आप खुद बैठकर अपना टाइमलाइन बना सके, तभी आप मैट्रिक्स बना पाओगे। तो ये केस स्टडी है, मैं आपको पहले दिखाती हूँ, फिर इसका मैं आपको टाइमलाइन कैसे मैंने बताया वो आपको दिखाती हूँ। 46 ईयर ओल्ड पेशेंट, डॉक्टर मनीष, वो आते हैं, करंट कंडीशन है उनका, उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, लो एनर्जी और ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, 46 ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने बताया कि 2019 में उनको बीपी पता चला, 2019 में, और बहुत ज्यादा थकान रहती थी, प्लस 5 सालों से बहुत ज्यादा थकान थी। और लगभग उसके बाद उनको हैशीमोटो थायराइडिज्म, जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, 25 साल पहले उनको पता चला कि उनको हैशीमोटो थायराइड है। सो उसके बाद उन्होंने 15 साल पहले से उन्होंने एज, मतलब उनको वेट गेन होना स्टार्ट हुआ। 2021 में उनको कोविड हुआ, 6 महीने के कोविड के बाद मतलब वैक्सीनेशन लेने के 6 महीने के बाद उनको हार्ट अटैक आया, मायोकार्डल इन्फाक्शन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद उन्होंने सीएबीजी डन किया, सीएबीजी मतलब बाईपास, जो अपना कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जिसको हम कहते हैं, बाईपास सर्जरी अपना, वो उनका हुआ। और पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करें, जब हमने उनके बचपन के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया कि 6 साल की उम्र में रुमैटिक फीवर, हाँ ये जो मैं पेशेंट का बता रही हूँ, 6 साल की उम्र में उनको रुमैटिक फीवर हुआ। और जब अभी वो 46 के हैं तो वो 1970s में पैदा हुए थे। तो 1970s में एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते थे, पेनिसिलिन के। तो उनको 4 साल तक लगातार पेनिसिलिन के इंजेक्शन दिए गए, जिसकी वजह से उनका गट माइक्रोबायोम पूरा डिस्टर्ब था। फैमिली हिस्ट्री जब पता किया तो हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून कंडीशन उनकी फैमिली हिस्ट्री में है। और खाने की बात करें तो प्योर वेजिटेरियन है बर्थ से, लेकिन शुगरी और फास्ट फूड बहुत, कॉलेज से भी खाने का बहुत शौक था। और विटामिन बी 12 उनका बहुत ज्यादा कम है, 10 साल पहले भी वो इंजेक्शन लेते थे विटामिन बी 12 के। और स्ट्रेस एंड स्लीप के बारे में बात करें तो 2020 में उनको कोविड हुआ था और हॉस्पिटल में काम करते थे वो। और 3 सालों से लगभग स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रही उनकी, ये सब की रीजन की वजह से। तो इनका अभी मैंने कैसा टाइमलाइन बनाया वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे क्या बताया कि 2019 में उनको बीपी डिटेक्ट हुआ, ठीक है, 2019 का मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके कुछ साल पहले 2018 वगैरह से उनको फटीग, थकावट बहुत ज्यादा रहती थी। 2013 में उन्होंने एक बार ब्लड टेस्ट करवाया था जिसमें उनका बी 12 कम था, जो भी आपने पढ़ा, वो बी 12 के इंजेक्शन लेते थे। और 1998 में उनको हैशीमोटो थायराइड, जो उन्होंने बोला था 1998 में उनको हैशीमोटो थायराइड हुआ था, जिसको हम अपना हैशीमोटो थायराइडिज्म भी कहते हैं। उनको हैशीमोटो थायराइड, यहाँ पे आप देखो 5 इयर्स, हाँ, उनको हैशीमोटो थायराइड उनको हुआ था। ठीक है, अब हमने ये निकाला कि 1998 में उनको हैशीमोटो थायराइड हुआ था। उन्होंने बताया कि जब वो 6 साल के थे, 6 साल के मतलब 1983 में, उनका डेट ऑफ बर्थ 1977 है, तो 6 साल की एज में उनको रूमेटिक फीवर हुआ था, जिसमें उन्होंने पेनिसिलिन पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं वो लिया। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेने के बाद 1992 से उनका वेट गेन होना स्टार्ट हुआ। अब आपने कभी ये सोचा,
आपका अगर गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड होता है ना तो वो वेट गेन करता ही है। गट माइक्रोबायोम अगर आपका डिस्टर्ब्ड होता है ना तो वो ऑटो इम्यून केस करता ही है। और गट माइक्रोबायोम जब आपका डिस्टर्ब होता है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है फटीग, थकावट बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वो सारी चीजें कनेक्टेड है। फैमिली हिस्ट्री की बात जब हमने लिया तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट कंडीशन, ऑटो इम्यून कंडीशन उनको था। मतलब उनकी बॉडी में आपके हाइपरटेंशन मतलब बीपी के ऑलरेडी उनके जीन्स थे, उनका ओबेसिटी का जीन ऑलरेडी था, लेकिन वो अपने कॉलेज लाइफ उन्होंने बहुत ज्यादा शुगरी आइटम लिया। अगर उनको पता होता, शुगरी आइटम लिया जिसकी वजह से उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद उनकी फैमिली हिस्ट्री में थायराइड की प्रॉब्लम थी और ऑटो इम्यून की भी प्रॉब्लम थी, दोनों के जीन्स थे। इसीलिए उनको 1998 में भी हैशीमोटो हाइपोथायराइडिज्म जो था वो होना स्टार्ट हुआ। आप देख रहे हो कैसे ये कनेक्टेड। अगर हम एक प्रॉपर टाइमलाइन चार्ट बनाए तो हम पेशेंट का एक्चुअली हम पता कर सकते हैं कि भाई आपको फ्यूचर में ये बीमारी होगी। और अभी मैं एक और चीज आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम वो डिटेक्ट करते हैं। कैसे हमें पता चलेगा रूट कॉज, तो हम उसमें ये मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, आपको मैंने दो पेजेस निकालने के लिए बोला, एक टाइमलाइन वाला बोला और एक मैट्रिक्स वाला बोला। तो अभी मैं आपको कल एक कंडीशन दूंगी और मैं देखती हूँ जितने, ये कोई कंपल्सन नहीं है, जिनको भी प्रैक्टिस करना है आपको एक कंडीशन दूंगी, आप खुद वो टाइमलाइन पे बनाओ और भेजो ग्रुप में। कोई कंपल्सन नहीं है कि नहीं भेजना ही है, तो अगर आपको टाइम मिले तो आप बनाओ भेजो, मैं एक बार चेक कर लूंगी। तो आप इस तरीके से अपने पेशेंट्स का भी वो टाइमलाइन बना सकते हो। तो अब ये हम मैट्रिक्स में, ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है बट ये मैट्रिक्स हम बनाते हैं पेशेंट का। उसमें हम तीन चीजें, इसको हम एटीएम कहते हैं, एंटीसीडेंट, ट्रिगर्स और मीडिएटर्स। तो हम ये तीन चीजें पेशेंट का उस मैट्रिक्स में लिखते हैं कि उसका एंटीसीडेंट क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, कौन कौन सी चीजें उसको ट्रिगर कर रही है या कब ये प्रॉब्लम ट्रिगर हुई, और कौन कौन सी चीजें उसको ट्रिगर कंटिन्यूसली कर रही है, जिसमें हम लाइफस्टाइल करेक्शन करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा जो चीज है, क्लिनिकल इम्बैलेंस क्या है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो एसिमिलेशन में आती है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में, कोई अगर कोई ऑटो इम्यून रोमेटोइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, उसके जॉइंट्स में पेन है, तो हम कहीं ना कहीं इसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में डालते हैं। कोई पेशेंट आ रहा है जिसका डाइजेशन सही नहीं है, उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, आईबीएस आ रहे हैं, तो हम इस कैटेगरी में डालते हैं। तो हमारे पेशेंट की जब हम सिम्टम्स लेते हैं तो इनमें से वो कौन सी कैटेगरी में आता है ना, कोई हार्ट पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, तो कम्युनिकेशन के फील्ड में आता है। अगर किसी का ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में हम डालते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाती हूँ। और लास्ट में उसमें हम क्या चीजें, उसके फैक्टर्स को हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पे हम कभी बात ही नहीं करते हैं। स्ट्रेस हो गया, उसके रिलेशनशिप हो गए, न्यूट्रिशन, एलोपैथी की बात कर रही हूँ, हम तो नेचुरोपैथी में बात करते हैं। एक्सरसाइज भी कंपलसरी, मूवमेंट भी कंपलसरी, स्लीप एंड रिलैक्सेशन, ये छह चीजें होती हैं जिसके ऊपर सबको मिला के फंक्शनल मेडिसिन का डाइट प्लान बनता है। और इसमें से कोई भी फैक्टर, ट्रीटमेंट जो होता है, हम बेसिकली इन फैक्टर्स के ऊपर ही हम ट्रीटमेंट पे काम करते हैं। तो एक एग्जांपल बता के आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करूंगी। अब ये जो मैंने आपको ये सात फैक्टर्स बताए ना, जो फंक्शनल मेडिसिन है ये सेवन फैक्टर्स पे काम करता है। ये सेवन मैट्रिक्स के अंदर आप देखोगे, मैट्रिक्स में ये सात नोड्स आते हैं, इसको हम फंक्शनल नोड्स कहते हैं, हमारे बॉडी के सात सिस्टम है। तो अगर कोई भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अस्थमा रिलेटेड मतलब आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या गट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा गर्ड का प्रॉब्लम है, आईबीएस है, या खाना खाने के बाद उसको बहुत ज्यादा पेट में गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, खाना उसका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो सब एसिमिलेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। देन उसका कोई वुंड है वो हील नहीं हो रहा है, ऑटो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, सीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको हम डिफेंस एंड रिपेयर की कैटेगरी में डालते हैं। उसको एनर्जी नहीं लग रही है, बहुत थकावट लग रही है, शुगर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, थायराइड की वजह से एनर्जी नहीं लग रही है, तो वो हम उसको एनर्जी की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद बॉडी टॉक्सिन्स बाहर नहीं कर पा रहा है, किडनी का प्रॉब्लम है, स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में डालते हैं। देन अगर उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन का इशू है, पैरों में सूजन आ रही है, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में डालते हैं।
फिर उसके बाद आपके हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम उसको कम्युनिकेशन के रिलेटेड, ये सब एक एक दिन का टॉपिक है। ये सब आपको ऐसा नहीं कि आपको बस अभी सुन लोगे आपको समझ में आ जाएगा। हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में जब डालते हैं ना, तब जाकर हमारा एक प्रॉपर डाइट प्लान बनना स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का मतलब उसके कोई बॉडी के ऑर्गन, उसका हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उसको कहीं शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, वो सीधा चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, उसके जॉइंट्स में पेन है, उसके डिस्क में प्रॉब्लम है, उसका स्पाइनल कॉर्ड वो हो गया, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गया, उसको हम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के उसमें डालते हैं। तो ये अलग अलग, तो जब तक आपको बीमारियां पता नहीं होंगी तब तक आप उसका ये डिवीजन नहीं कर पाओगे। तो बेसिक अगर नॉलेज भी है जो हमारे डीडीएचएन के लोगों को है, तो आप उसको अलग अलग कैटेगरीज में, आप उसके चार्ट में हम वो डालते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, उसका मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है ना, वो भी आपको उसमें डालना पड़ेगा। मतलब उसका कुछ सेंस ऑफ पर्पस बनाएंगे। उसका भी कभी कुछ लोगों डिप्रेशन में रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनका। आपको पता है, कभी मैंने देखा है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई लेडी है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो उसको यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, उसको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। क्यों? वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है, डिप्रेशन में है। तो उन सब चीजों का भी हमारी बॉडी पे असर दिखता है। वो लेडी का बच्चा हुआ पोस्टमार्टम में, वो डिप्रेशन में चली गई, आप सोचो उसकी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशन फ्लेयर अप हो गए। तो बहुत ज्यादा आपका जो क्रॉनिक ग्रीफ जो होता है ना, बहुत ज्यादा ग्रीफ में मतलब दुखी है बहुत ज्यादा, वो आपकी नींद को डिस्कम्फर्ट करेगा, आपकी ईटिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस, एनर्जी डिफेंस, फिर उसके बाद बॉडी में रिपेयर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। आपका जो ये मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल है ना, एक बार मैंने एक और केस बताया था, एक लेडी कैंसर की रिजल्ट ही नहीं आ रहा, सब कुछ कर लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा, बाद में पता चला बचपन में कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो कांस्टेंट ग्रीफ में है। आपको पेशेंट को मेंटल लेवल तक जाकर, अगर आपको एक्चुअली पेशेंट को ठीक करना है ना, तो मेंटल लेवल पे जाकर आपको ठीक करना बोलता है। इसीलिए बोलती हूँ पैसे लो और अच्छे से लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लूटो सामने वाले को, लेकिन लो और उसको ठीक करो, अच्छे से लो। लेकिन प्लीज उसका पूरा प्रॉपर आप करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पे पेशेंट भी नहीं उतना कर पाते हैं, तो फिर हाँ ठीक है, हम नहीं कुछ कर सकते। और लास्ट में हमारा जो ये छह जो आपके देखोगे, आपके लास्ट में ये छह चीजें हैं। सॉरी, ये जो आपका लास्ट जो है मॉडियाफिल, पर्सनल लाइफस्टाइल फैक्टर, ये सब चीजों पे भी हमें ध्यान देना है। वो कितने बजे सो रहे हैं, उनका रिलैक्सेशन का टाइम, उनका एक्सरसाइज का टाइम, उनका मूवमेंट, वो खाना क्या खा रहे हैं, पूरा उनका 24 आवर्स का डाइट कॉल लो। स्ट्रेस का और घर में रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीजें आपके हर एक केस में आपको देखना है पेशेंट का, और तब जाकर आपको किसी का डाइट प्लान बनाना है। तो हमारा जो पेशेंट जो डाइट प्लान बनता है, फंक्शनल मेडिसिन का डाइट प्लान बनता है, सबसे पहले हम उनका एटीएम देखते हैं। एटीएम का मतलब अकाउंट नहीं, एटीएम का मतलब एंटीसीडेंट्स, ट्रिगर और मीडिएटर्स। उनकी बॉडी में कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हो रही हैं। उसके बाद उनका वो कौन सी कैटेगरी में आता है। आप देखोगे आपका जो मैट्रिक्स का मैंने दिया, उसमें 6 कैटेगरी, 7 कैटेगरीज बनी हुई है। तो कौन सी कैटेगरी का प्रॉब्लम है, उनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम है, एसिमिलेशन का प्रॉब्लम है, कि उनके ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। कभी कभी 3-4 चीजों का मिला के प्रॉब्लम होता है। तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम है जो ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, उसको पहले ट्रीट करना होता है। तो ये तीन आपके स्टूल के ना, ये तीन भाग हैं। और लास्ट में हमारे उसके लाइफस्टाइल को आप कैसे वो करोगे। तो जब आपका ये दोनों आप डिटेक्ट कर लोगे ना, तब ये 6 ब्रांचेस पे आपको पेशेंट का डाइट प्लान बनाना होता है। उसका स्लीप देखना होता है, उसका रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, उसका पूरा डाइट प्लान, उसका स्ट्रेस और उसका रिलेशनशिप, इन सारी चीजों पे मिलकर आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाना होता है। तो कभी भी किसी को पेशेंट का डाइट प्लान बनाओ ना, तो बस न्यूट्रिशन के बेसिस पे मत बनाओ कि आपको सुबह में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, रात में क्या खाना है, बस हमने बना दिया, हमने बोल दिया 7 बजे खाना खा लो और हो गया हमारा डाइट प्लान खत्म। नहीं, 7 बजे के बाद वो 9 बजे बंदा सो रहा है कि नहीं सो रहा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो 10 बजे वो रात में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, रात में 10 बजे वो अपने स्ट्रेस लेवल के लिए, अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए पैर गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट में डालकर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। मैग्नीशियम स्प्रे अगर आप बॉडी पे रात में उसको लगाने के लिए बोल रहे हो, उसकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो रिलैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपको उसके डाइट प्लान में लिखनी होगी। और एक चीज मैं बता दूं, प्लीज पेशेंट को पहले दिन ही बोल दीजिए, पल्लवी जी आपके लिए भी मैं बोल रही हूँ डियर, हम लोग ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, पहले दिन ही उनको क्लियर कर दीजिए, मुझे रोज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों का फोटोज आना चाहिए, आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। और उनसे वीवर फॉर्म साइन करवाओ। और ज्यादा किसी की वो बोलते हैं ना, बहन और भाई बनने की कोशिश मत करो, हीलर हो हीलर बन के रहो। ज्यादा किसी से रिलेशन निभाने की, मैंने बहुत रिलेशन निभा कर देख लिए,
तो ज्यादा किसी से रिलेशन निभाने की जरूरत नहीं है। उनके आप हीलर हो तो हीलर बन के रहो, एकदम स्ट्रिक्ट रहो उनके साथ। जो मैं नहीं कर पाई, बहुत सारे केसेस में नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए था, बट मैं आपको अपने, वो बोलते ना मुंह जल जाता है तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही वाला सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए ज्यादा रिलेशन निभाने की कोशिश मत करो, प्रैक्टिकल रहो। दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल रहो। उनको बोलो मुझे ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के फोटोज चाहिए। आप टाइम पे सो रहे हो नहीं सो रहे हो उसका अगर आप गारंटी नहीं लोगे तो मैं आपसे रिजल्ट की गारंटी नहीं कर पाऊंगी। अगर ब्रेकफास्ट लंच डिनर का फोटो नहीं आ रहा है तो मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगी। चुपचाप वीवर फॉर्म साइन करवाओ उनसे, वीवर फॉर्म साइन करवाओ। और जो अपना फिक्स प्राइस है वो उनको बताइए, हाँ इंस्टॉलमेंट वाइज दे दीजिए। कभी कभी कुछ पेशेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हमें इंसानियत भी रखनी है, लेकिन उनसे प्रॉपर एक प्रोफेशनल बनकर काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा फैमिली एक्सपीरियंस में घुसोगे ना, ये संजन जी, जितना ज्यादा फैमिली एक्सपीरियंस में घुसोगे तो उतना ज्यादा फिर वो होता है। तो एकदम प्रोफेशनल बन के काम करिए, 100% रिजल्ट आएगा। सीखोगे जितना उतना ज्यादा आपको काम करेगा। तो ये हमने अभी 7 मोड्स देखे, एसिमिलेशन हो गया, टॉक्सिन। और प्लीज डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर अपना नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट जरूर लगाएं। वेट पैक बांधना हुआ, कैस्टर पैक बांधना हुआ, ये सारी चीजें, मड पैक यूज करना हुआ, ये सारी चीजें आप करते हो तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मिनट ही है, बट ये टॉपिक अभी इसका आपका डीडीएचएन का पार्ट नहीं था, बट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करो। अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी कर रही हूँ और इतना इंटरेस्टिंग है ना माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। आपकी 90% प्रॉब्लम्स में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सबको पता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बस 2-5 मिनट लूंगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है पता है? यस, बचपन से सीखा है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारा सबके बॉडी में एक सेल होता है। कभी टाइम मिला, मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, कभी टाइम मिला तो मैं एक वेबिनार करूंगी माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की। बहुत इंटरेस्टिंग है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। और आपको इतनी सारी चीजें पता चलती है ना। इस यही एक रीजन था मेरे लिए माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, जिसकी वजह से मैं मैग्नीशियम लोशन और ये लेकर आई। मेरा बहुत बड़ा रीजन क्यों था मैग्नीशियम लोशन और ऑयल लाने का, ये है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। हम सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होता है, एक सेल नहीं, हमारी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं। ये जितने भी सेल्स होते हैं ना, सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोई बता सकता है कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारी बॉडी, हमारे एक सेल के अंदर? एनी आइडिया? कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते होंगे हमारे एक सेल के अंदर? 1, ठीक है। सुमित जी कह रहे 1, और किसी को आइडिया? बस 5 मिनट का सेशन और है। 1, ओके। हमारे एक सेल के अंदर ना, आप ये समझ लो, 10 से 12 माइटोकॉन्ड्रिया हमारे एक एक सेल के अंदर होते हैं, 10 से 12 माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसे ऑर्गन जो 24x7 काम करते हैं। कौन सा ऑर्गन है जो 24x7 काम करता है? कोई ऑर्गन है जो 24x7 काम करता है हमारी बॉडी में, 24 घंटा बेचारा काम कर रहा है? कोई ऑर्गन है? धक 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 24 घंटे काम कर रहा है। वेरी गुड, हार्ट। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो 24x7 काम करता है। आपको पता है हार्ट का जो सेल होता है, मेरे को क्यों इतना इंटरेस्टिंग लगा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। हार्ट का जो सेल होता है ना, एक जो कार्डियक सेल जिसको हम बोलते हैं, हार्ट के जो भी सेल्स होते हैं उनको हम कार्डियक सेल्स बोलते हैं। हार्ट के कार्डियक सेल्स के अंदर 7,000 से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप ये समझ लो, सॉरी, 700 से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपके हार्ट के सेल्स के अंदर होता है। क्यों? आपके एक सेल को पावर हाउस, आपके एक सेल का पावर हाउस है ये। तो जो नॉर्मल सेल है, जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा हाथ तभी मैं उठा रही हूँ पढ़ा रही हूँ, तो ये नॉर्मल सेल है, ये इतने से काम चल जाएगा। लेकिन जो हमारा हार्ट के सेल्स हैं, जो दिन भर धक 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 कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उनके अंदर जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतना ज्यादा आपका हार्ट एक्टिव होगा। यही माइटोकॉन्ड्रिया जब डिसफंक्शन होने लगता है तो आपकी हार्ट की एक्टिविटी कम होने लगती है। कभी इसके ऊपर मैं वेबिनार लूंगी। इस पे हमारा आप ये समझो 4 से 5 क्लासेस हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन पे हुए थे कि, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। आप यूट्यूब पे जाकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, खुद पढ़ाई करो, खुद पढ़ाई करो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन क्या होता है। तो हमारे हार्ट के सेल्स में जब माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉब्लम, अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, आपका जो सेल है, सबको पता है सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो आपके सेल के अंदर जाता है, लेकिन सेल के अंदर जाता है तो कहाँ? ये
ये ग्लूकोज क्या करता है? ये ग्लूकोज हमें एटीपी देता है, एनर्जी देता है। हमारी बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है। ये एटीपी कैसे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होता है। C6H12O6, ये जो हमारा ग्लूकोज है, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O और एटीपी बनाता है। ये एटीपी जो होता है ना, ये एटीपी आपका एनर्जी करेंसी होता है। उस सेल को काम करने के लिए ये एटीपी चाहिए होता है। जब हम डायबिटीज की क्लास अटेंड कर रहे थे, तब मैंने आपको, जब मेडिसिन के बारे में मैं बता रही थी, तब मैंने आपको सल्फोन्यूरिया और ये सब के मेडिसिन के बारे में जब सिखाया था, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे ही आपका ग्लूकोज का लेवल आपका 70 mg के ऊपर जाता है, वो ग्लूकोज आपका सबसे पहले आपके पैनक्रियास के सेल्स पे आता है, और पैनक्रियास के सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जाता है, ये रिएक्शन होता है, और ये एटीपी जब बनता है तो के पोटेशियम का जो चैनल याद होगा जिनको, तो ये चैनल को जाकर ये एटीपी जो उसको रोकता है, तब कैल्शियम अंदर आता है, और अंदर जो यहाँ पे वेसिकल्स हैं, जो छेद होते हैं, उसमें से आपका इंसुलिन बाहर आता है, और इस तरीके से आपका इंसुलिन जो होता है वो बाहर आता है, जाके वो चैप्टर पढ़िएगा। तो ये एटीपी जो यहाँ पे जनरेट होता है वो पैनक्रियास के सेल्स को जिंदा रखता है। लेकिन जो आप मार्केट की दवाइयां खाते हैं वो बिना एटीपी के ही इसको एक्टिवेट कर देता है, और आपका इंसुलिन बाहर आ जाता है। उस सेल्स को एनर्जी के लिए एटीपी नहीं मिल रहा है, और वो सेल्स धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पेशेंट जिंदगी भर डायबिटिक पेशेंट रह जाता है। तो ये एटीपी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये एटीपी कहाँ जनरेट हो रहा है? ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट हो रहा है। तो जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन करने लगता है, वो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन करने लगता है, तो क्या होता है? आपका वो सेल मर जाता है ना, उसको एनर्जी देने वाला ही डिसफंक्शन हो गया है, तो वो एनर्जी मर जाता है। तो आपका सेल जो ये एटीपी बना रहा है, ये एटीपी कभी भी ऐसे नहीं रहता, ये एटीपी हमेशा मैग्नीशियम के साथ जुड़ के ही बॉडी स्टोर कर पाती है। और 90% लोग आज मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। यही रीजन था मेरा, आज से 2 साल पहले जब मैंने आप लोगों को पहली बार मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि यही रीजन था, जब मैंने अपने पेशेंट में मैग्नीशियम की चीजें देना स्टार्ट की, मुझे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ। क्योंकि बॉडी एटीपी तो बना रही है, लेकिन वो स्टोर कैसे होगी? जब तक उसके साथ मैग्नीशियम अटैच नहीं होगा, बॉडी स्टोर नहीं कर पाएगी। जब 2 साल पहले जब मैंने फंक्शनल मेडिसिन की शुरुआत की थी, तो हमें माइटोकॉन्ड्रियल पढ़ाया गया था। तब मैंने सोचा था कि मेरे को मैग्नीशियम का कोई प्रोडक्ट बनाना है, और 2 साल लगे उसको मैग्नीशियम ऑयल और मैग्नीशियम लोशन को लाने में। तो हर एक चीज जो हम सोचते हैं ना, उसके पीछे एक रीजन होता है लाने का। और जब हमने अपने पेशेंट को मैग्नीशियम ऑयल और मैग्नीशियम लोशन के साथ कुछ ऐसी चीजें जिससे आप माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स को बढ़ा सकते हो, आपके हर एक सेल में, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है और उसके सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम हो रहा है, तो वो हार्ट का पेशेंट जल्दी बनेगा। तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया को आप बढ़ा सकते हो, उसकी भी नेचुरल चीज है। तो जो हम पेशेंट्स के डाइट में लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं, ताकि जो एटीपी बन रहा है वो एटीपी बॉडी स्टोर भी कर सके, वो एनर्जी स्टोर भी कर सके, उसके लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए होता है। इसीलिए हम अपने पेशेंट को मैग्नीशियम के 3 सोर्सेज में लेके आई थी उस टाइम पे। जो आपको मैजिक सॉल्ट दिया था, उसमें 3 तरीके के आपके मैग्नीशियम होते हैं। इप्सम सॉल्ट हम देते हैं पैर डिप करने के लिए, क्योंकि इसमें भी मैग्नीशियम होता है। प्लस हम मैग्नीशियम ऑयल, और अभी हमने मैग्नीशियम लोशन। जब इस तरीके से आपकी बॉडी में मैग्नीशियम जाता है ना, तो आपकी बॉडी एटीपी को ज्यादा स्टोर कर पाती है, एनर्जी को ज्यादा स्टोर कर पाती है। और पेशेंट कुछ दिनों के बाद बोलता है, मुझे अभी एनर्जेटिक फील हो रहा है, मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो बॉडी एनर्जी बना पा रही है ना, वो भी बॉडी स्टोर कर पा रही है। तो हर चीज के पीछे अपना एक साइंटिफिक कारण होता है। तो कभी टाइम मिला तो हम माइटोकॉन्ड्रियल उस पर जाकर बात करेंगे। इसीलिए मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है जब हम इस पे बात करते हैं। तो ये हमारा फंक्शनल मैट्रिक्स का टाइमलाइन है। तो जब आप पेशेंट्स का बनाते हो, तो इस तरीके से आप फंक्शनल मेडिसिन का टाइमलाइन बना सकते हो। इसमें हम सारे कंडीशंस लिखते हैं कि किस तरीके से वो जो प्रॉब्लम है उनकी, वो किस कंडीशन के अंदर आएगा। अब कोई पेशेंट आ रहा है जो बोल रहा है कि मेरे किडनी में भी प्रॉब्लम है, तो वो किडनी का प्रॉब्लम क्या है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे किडनी इश्यूज लिख सकती हूँ, मैं सीकेडी लिख सकती हूँ अगर उसको सीकेडी का प्रॉब्लम है। अगर वो कह रहा है कि मेरे को हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। अगर वो बोलेगा मुझे बहुत एनर्जी, सुबह उठता हूँ उठने का मन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन के अंदर आएगा। वो बोलेगा मुझे ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो वो आपके इस कंडीशन के अंदर आएगा। कोई बोलेगा मुझे रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो वो इस कंडीशन के अंदर आएगा। तो मैं देखूंगी कि कौन कौन से कंडीशन उसके हिट हुए हैं यहाँ पे, और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एटीएम बना रखा है।
मैंने उसका एंटीसीडेंट ट्रिगर्स और मीडिएटर्स बना रखा है कि क्या चीजें उसको ट्रिगर कर रही हैं, और उसके हिसाब से फिर मैं पूछूंगी आपका स्लीप पैटर्न कैसा है। वो बोलेगा नहीं 10 बजे सो जाता हूँ, ठीक है रेगुलर है। एक्सरसाइज करते हो, नहीं मैं सेडेंटरी हूँ और कभी कभी एक बार वॉक के लिए चला जाता हूँ। डाइट में पूछा तो एकदम हाई कार्ब डाइट ले रहा है, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। और रिलेशनशिप में जब उसका पता किया तो मम्मी के साथ या फैमिली में कोई रिलेशनशिप खराब है। तो उस हिसाब से फिर मैं बोलूंगी कि ठीक है स्लीप पैटर्न तो सही है, मेरे को पहले एक्सरसाइज पे उसके काम करना है, उस पर डाइट पे काम करना है, स्ट्रेस लेवल के लिए मेरे को थोड़ा योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इस पे काम करना है। तो जब तक मैं ये नहीं बनाऊंगी और ये इसमें डिवाइड नहीं करूंगी ना, तब तक मैं ये वाला जो डाइट प्लान है ना, मेरा सारा डाइट प्लान इन सारे कैटेगरीज पे बनेगा। तो इस तरीके से हम फंक्शनल मेडिसिन जो है वो हम यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 केस स्टडीज भी डाले हैं, 10 बज चुका है। केस 1 है पीसीओएस का है, मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगी। गट डिस्बायोसिस है, एंजाइटी है और फैटी लिवर है। 29 ईयर्स ओल्ड का पेशेंट है। जब चीफ कंप्लेंट लिया तो ये इरेगुलर पीरियड्स आए उसके, एकने और हेयर फॉल है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, एंजाइटी है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और पेट पे बहुत ज्यादा फैट जमा हुआ है। उसके जब मैंने एंटी एटीएम्स हम जब उसके मैंने पता किए तो पता चला मम्मी को डायबिटीज था और पीसीओएस था। सी सेक्शन का बर्थ हुआ था, फॉर्मूला फीड थी बचपन से, और टीनेजर्स में बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह आए थे। ट्रिगर में देखा हॉस्टल लाइफ था, जंक फूड था, ये ट्रिगर जरूर पूछो। मेडिएटर्स अभी क्या कर रही है, वो शुगर इंटेक ज्यादा ले रही है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं खा रही है, 5 ही घंटे सो रही है। और जब मैंने टेस्ट रिपोर्ट्स कराए तो मेरे उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो था वो हाई था। तो ये सारे टेस्ट हमने करवाए उसके। फास्टिंग इंसुलिन देखा तो वो 21 था, तो उससे मुझे पता चला इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसका जो लिवर प्रोफाइल टेस्ट था वो डिस्टर्ब था। और उसके बाद उसका विटामिन डी बहुत कम था, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई था। एचबीएनसी ठीक था, सीआरपी का जो लेवल था वो भी हल्का हाई के साइड पे जा रहा था। और हल्का नहीं, अच्छा खासा हाई के साइड पे जा रहा था, जिससे मुझे पता चला कि इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब जो मैं डाइट प्लान बनाऊंगी मैं इसके बेसिस पे बनाऊंगी। इस तरीके से अगर आप पेशेंट का डाइट प्लान निकालते हो ना तो ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन, उसका जो कॉन्स्टिपेशन है उसको मैंने एसिमिलेशन कैटेगरी में डाल दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एनर्जी नहीं बन रही, एनर्जी कैटेगरी में डाल दिया, पीसीओएस है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन कैटेगरी में डाल दिया, और इन्फ्लेमेशन है तो आपका डिफेंस और रिपेयर कैटेगरी में, और फैटी लिवर है, लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन और डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 3 केस स्टडीज दिखे हैं, आप जब वो देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये था हमारा। ओके, लास्ट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपको भी इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। अब लास्ट एक टॉपिक मैं आपको बस समझा दूं, उसके बाद आज का सेशन में एंड करूंगी। एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन जो ट्रीटमेंट करती है वो स्टैंडर्ड उनका एक ब्लड रिपोर्ट होता है जो डिजीज पेशेंट का देखा जाता है। मतलब आप जो भी एग्जाम्पल दिखाते हो, और हम फंक्शनल मेडिसिन में जो ब्लड टेस्ट देखते हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे चेक करते हैं। ऑप्टिमम लेवल क्या है देखो, ये केस 1 है। एक पेशेंट है जिसका ये सारा कुछ आपके ब्लड रिपोर्ट्स दिए गए हैं, उसका पीसीबी नॉर्मल है। आपको एक केस में डॉक्टर अंश ने आपको कैसे सीबीसी पढ़ना है वो उन्होंने आपको सिखाया था। तो ये जब आप उनका हमने देखा तो इससे हमें पता चला उनका एमसीबी बहुत ज्यादा कम है, उनका एमसीएचसी बहुत ज्यादा कम है, और उनका एमसीएचसी, ये तीनों चीजें कम है जो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि उनकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। उनका हीमोग्लोबिन तो कम है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन कम है तो उससे हमें ये पता करना है कि क्यों कम है, ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या बी 12 डेफिशिएंसी है। तो ये तीनों कम होने की वजह से क्या देखा गया, ये आयरन डेफिशिएंसी है। तो जब हम फंक्शनल मेडिसिन करते हैं ना, तो फंक्शनल मेडिसिन में हम ऑप्टिमम लेवल चेक करते हैं। अगर किसी का, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और अगर आपका एचबीएन आपका अगर 12 आ रहा है तो डॉक्टर बोलेंगे ठीक है ना, 12 से 15 के बीच में होना चाहिए, आपका 12 नॉर्मल है। लेकिन फंक्शनल मेडिसिन में हमारा ये स्टैंडर्ड का लेवल ही चेंज होता है। हमारे फंक्शनल मेडिसिन में बोला जाता है कि अगर एक लेडी है तो उसका मिनिमम 13.50 से लेकर 14 के बीच में अगर है तब वो हेल्दी फील करेगी। तो अगर आप मेरे पास 12 का एचबी लेकर आओगे तो एलोपैथी डॉक्टर के हिसाब से आप नॉर्मल हो, लेकिन फंक्शनल मेडिसिन के हिसाब से हम फ्यूचर में होने वाली बीमारियों को डिटेक्ट करते हैं। तो हम आपको क्या बोलेंगे कि नहीं, अभी आपको काम करके इसको इसके बीच में लेके आना है, तब आप अपने ऑप्टिमम हेल्थ पे लेकर आओगे। क्योंकि फंक्शनल मेडिसिन हम बीमारियों के लिए नहीं, हम आपको होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। उसी तरीके हर एक मार्कर का हमारा अपना एक ऑप्टिमम लेवल होता है। अगर उस ऑप्टिमम लेवल पे हम अपने ब्लड मार्कर्स को लेकर आते हैं तो फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से भी हम उसको रोक सकते हैं। तो ये फंक्शनल मेडिसिन का स्टैंडर्ड और वो है जो उस कंडीशन को हम मानते हैं। अब जैसे ये दूसरा केस जो है,
उसमें आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 12.7 है। आप डॉक्टर के पास जाओगे वो बोलेंगे नहीं नॉर्मल है, लेकिन फंक्शनल मेडिसिन के पास जाओगे, जो फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, वो बोलेंगे नहीं अभी भी आपको इसको 13.5 के ऊपर लेकर आना है। तब आप उसको लेकर आओगे तो आप और अच्छा फील करना स्टार्ट करोगे। अब जैसे एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला। अब इसमें न्यूट्रोफिल का जो काउंट है वो आपका 82 है, वो बहुत बढ़ा हुआ है। तो अगर एक नॉर्मल कंडीशन में आप जाओगे तो शायद आपको उतना ध्यान नहीं दिया जाए, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रोफिल की अगर मैं बात करूं, तो न्यूट्रोफिल आपका जो है वो बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि बॉडी में कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके है, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो बढ़ा हुआ है। उसी तरीके से जब हम ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं सीबीसी में, अगर 60 के ऊपर आपका लिम्फोसाइट, अगर आपका लिम्फोसाइट आप देख रहे हो यहाँ पे कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं 46 के ऊपर है तो हाई है। लिम्फो काउंट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बॉडी कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून कंडीशन में जा रही है। बॉडी का कहीं ना कहीं जो लिम्फोसाइट का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। बॉडी आपके ये अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो इसका ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में, जिसकी वजह से ये बढ़ा हुआ है। अगर किसी का अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों को बताती हैं, तो ये बहुत ही डिटेल में है, अभी मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया। सिंपल अगर फंक्शनल मेडिसिन के बारे में आपको समझना है तो हम एक चीज इसको प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ भी कमिटमेंट नहीं करूंगी क्योंकि अभी एक महीना मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है, कुछ चीजें चल रही हैं। टेस्ट कौन कौन से हैं उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन देखती हूँ, अभी मैं उस पर कोई कमिटमेंट नहीं करूंगी। बट आज का सेशन हमारा यहाँ पे ही कंप्लीट करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कितनी सारी चीजें समझ में आई, कितनी सारी चीजें ऊपर गई। मैम, एलोपैथी की ज्यादा मेडिसिन के बारे में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं आती जी, एक बार आप नेट पे सर्च कर लो। एक बार आप नेट पे सर्च कर लो। चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं हम, देखती हूँ अब कौन सी क्लास में। कुछ चीजें हैं मैं बताऊंगी इन्फॉर्म करके। एंड गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।